Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग फास्ट के जो भी डिफरेंट डेज के अंदर 2022 के अंदर पेपर्स हुए उनको डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे पास काफी सारे पेपर्स मौजूद हैं जिनको हम इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे पेपर्स वो हैं जो फास्ट के डिफरेंट टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं। तो इंशाल्लाह आज की पर्टिकुलर क्लास बड़ी हेल्पफुल होने वाली है और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंट पेपर्स फास्ट के जो भी आए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए 2022 के अंदर भी और कमिंग ईयर्स के अंदर भी, उनको बैठ के सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो मैं टिपिकली हर जगह पे देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे उस क्वेश्चन को लेके परेशान चल रहे हैं कि सबसे पहले नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है फास्ट के पेपर के अंदर जिसके अंदर एक इक्वेशन गिवन थी और ये इक्वेशन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 और ये पूछा जा रहा है ऑप्शन ए। जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन शेयर करा उसने लिखा हुआ है कि भाई या तो बताओ ये जो पर्टिकुलर जिस फिगर की इक्वेशन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, सरजेक्टिव फंक्शन है या फिर हमारे पास बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शन है। यानी कि एमसीक्यूज के ऑप्शंस गिवन है बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव, ये ऑप्शंस गिवन है। एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग था जो कि मेजोरिटी बच्चों ने ना सोचा और नहीं देखा। तो भाई मेरे जो शागिर्द हैं और जो शागिर्द नहीं भी हैं उनके लिए मेरा बेटा देखो, आपको जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले फिगर आउट करो ये इक्वेशन किस चीज की है। भाई ये इक्वेशन एक सर्कल की आ रही है, सर्कल की इक्वेशन आ रही है। तो सबसे पहले तो इस बात को और करो क्या ये सर्कल फंक्शन होता भी है नहीं होता। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करूं, मैं आपके सामने क्या ड्रॉ करूं, एक सर्कल, मुझे जरा एक बात बताओ सर्कल फंक्शन भी होता है? मेरा बेटा सर्कल फंक्शन भी नहीं होता भाई। तो बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव या इंजेक्टिव, ये तो फंक्शंस की तीनों टाइप्स होती हैं। यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना, सर्जेक्टिव फंक्शन होना, इंजेक्टिव फंक्शन होना, ये बात सारी मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाई हुई है। और चौथा ऑप्शन इसका होना चाहिए था नन ऑफ दीज। और मैंने फंक्शंस का जब टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड करा था या आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने ये बात भी बताई थी कि मेरा बच्चा फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है किसी भी फिगर के ऊपर, हमेशा हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेरी फिगर के ऊपर मेरी वर्टिकल लाइन ने किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर टच कर लिया, दो पॉइंट्स पे टच कर लिया, इसका मतलब वो चीज, वो पर्टिकुलर फिगर फंक्शन ही नहीं होती। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है वो एक सर्कल की गिवन है और सर्कल तो कभी फंक्शन ही नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा मेरा बेटा? नन ऑफ दीज। तो ये एमसीक्यूज बहुत से पेपर्स में पूछा गया इसलिए मैंने इसको सबसे पहले सॉल्व करवा दिया। अब देखो ये एक सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास एक सीरीज गिवन है और आपसे कहा जाता है कि बताओ ये सीरीज इसका आंसर क्या होगा। ऑल्दो जिस बच्चे ने क्वेश्चन हमें शेयर किया है उस बच्चे ने इसके अंदर तमाम के तमाम ऑप्शंस बता दिए हैं, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ कि भाई लेट सपोज आपके पास ये सीरीज आ रही है 1,2,6,15,31 और आगे वाली चीज पूछी हुई है। सबसे पहले फिगर आउट करो 1 से लेके 2 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। अब तमाम लोग बोलेंगे सर 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस है 1 का, 2 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? जाहिर सी बात है ये आ रहा है 4 का। और 6 और 15 के दरमियान का डिफरेंस कितना है? ये आ रहा है 9 का। 15 और 13 के दरमियान का डिफरेंस कितना है? जाहिर सी बात है ये आ रहा है कितने का? 16 का। तो अगर आप और करो ये सीक्वेंस जो है ये आईक्यू का एक क्वेश्चन है जो मैथ्स के टर्म्स में गिवन है आपको, तो भाई इसमें अगर आप और करो तो आपका जो ये सीक्वेंस आ रहा है, ये जो सीरीज आपको गिवन है, सीरीज के अंदर डिफरेंस कितना है? परफेक्ट स्क्वायर्स का आ रहा है। 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यानी कि जो भी अगला नंबर आएगा वो क्या होगा? 5 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा। तो 31 के अंदर प्लस का 25 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 31 प्लस का 25 बराबर होता है 56 के, तो आपका आंसर क्या होगा? 56 होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरा बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा मजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारे पास ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, किस चीज की पैरामेट्रिक इक्वेशन आ रही है? मेरा बेटा आपके पास जो कभी भी x की अगर वैल्यू एक सेक थीटा आ रही हो और y की वैल्यू b टेंजेंट थीटा, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं किसकी? हाइपरबोला की। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? a sec थीटा y is equal to b टेंजेंट थीटा। पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन सिंपल होती है भाई, अगर आपको नहीं मालूम तो मूवी बता देता हूँ। ये होती है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y के लिए होती है 280 पैराबोला के लिए। इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू आपके पास a cos थीटा। अच्छा वैसे इलिप्स की और सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस तकरीबन सिमिलर होती हैं। इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू a cos थीटा, क्योंकि a और b होता है, और y की होती है b sin थीटा। वाइल सर्कल की क्या होती है? सर्कल में चूंकि रेडियस होता है तो ये होती है r
कॉस थीटा और आर साइन थीटा सर्कल की होती है, स्ट्रेट लाइन की एग्जिस्ट नहीं करती। और हमारे पास हाइपरबोला की क्या होती है, ए सेक थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका मेरा बेटा, हाइपरबोला होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जल्दी से मूव करेंगे। अगला एमसीक्यूज जो आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट के एक टॉपिक का क्वेश्चन गिवन और आपसे कहा जा रहा है बताओ चारों में से इसका ऑप्शन कौन सा होगा। और से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो x की पावर 3/2 गिवन है, नेगेटिव का x का पावर हाफ गिवन है, और यहाँ पे भी x के ऊपर पावर गिवन है हाफ, क्योंकि रूट का मतलब हाफ ही होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन क्या गिवन है, x की पावर में 3/2, नेगेटिव का x की पावर हाफ, और डिवीजन में भी क्या गिवन है, x की पावर हाफ। तो अगर मैं यहां से ऊपर वाली टर्म में से x की पावर हाफ कॉमन ले लूं, अगर हम ऊपर वाली टर्म में से x की पावर हाफ कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x की पावर 3 माइनस का 1, क्योंकि हमने x की पावर हाफ कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा। तो नीचे क्या आ रहा है, x की पावर हाफ आ रहा है, इस x की पावर हाफ से x की पावर हाफ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। अब फाइनली ये क्वेश्चन सिंपलीफाई होकर क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर क्यूब माइनस का 1। अब अगर आप अपनी लिमिट्स को यहाँ पे अप्लाई करते हो, अब अगर आप क्या करते हो मेरा बच्चा, अपनी लिमिट्स को यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो लिमिट्स अप्लाई होने के ऊपर क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा आपके पास 0 का क्यूब माइनस का 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का 1 आना चाहिए आपका आंसर। यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं गिवन है, इसका मतलब कोई ना कोई गलती करी हुई है बच्चे ने, जो ऑप्शन लिखे होंगे कहीं ना कहीं पे -1 आ रहा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा मेरा बेटा, माइनस का 1 होगा। क्लियर है भाई, क्योंकि सिंपल तरीके से हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, लिमिट्स इजीली क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। लिमिट्स के इजीली अप्लाई करने पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, कोई भी आंसर मिल सकता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बस सिर्फ और सिर्फ ये इन्फिनिटी या 0/0 नहीं आ सकता। अगर आ रहा हो तो इसका मतलब लिमिट्स अनडिफाइंड होती है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं बेटा। तो फास्ट का टेस्ट तो बहुत हल्का होता है एज कम्पेयर टू नस्ट लेवल, सही है ना भाई। तो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वुमेन्स गेट लेस सैलरी एज कंपेयर टू द मेन इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाय दिस स्टेटमेंट व्हाट डज ऑथर मीन। अच्छा भाई, ये जो आ रहा है इंग्लिश का एमसीक्यूज आ रहा है, आईक्यू रिलेटेड आ रहा है एमसीक्यूज, कि भाई वुमेन्स आर लेजी, मेन्स आर स्मार्ट, वुमेन्स आर नॉट इक्वली ट्रीटेड एज द मेन, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा। ऑल्दो आईक्यू क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, सिंपल आईक्यू क्वेश्चन बेस आ रहा है। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा, ये सारे के सारे पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, फास्ट के पेपर्स का आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा मजे का। कहता है कि दो वेक्टर्स आ रहे हैं 3i माइनस का j प्लस का 4k, और दूसरा वेक्टर एक और आ रहा है, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। क्वेश्चन जरा समझिएगा, वेक्टर्स के टॉपिक का क्वेश्चन है, वेक्टर्स कैसे गिवन है, पैरेलल वेक्टर्स गिवन। आपके पास कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, a1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय b3 कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। मगर जिस बच्चे ने भी ये पेपर बना के सेंड किया है मेरा बेटा, इस पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात है ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो नहीं जो पेपर में आया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती है। अब या तो इसके आंसर गलत बच्चे ने लिख के भेजे हैं, या फिर ये सेकंड वाला जो वेक्टर था या फर्स्ट वेक्टर में गलती करी हुई है। तो इसीलिए मैं आपको इससे मिलते मिलते क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया आप कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि बेटा जो पेपर्स होते हैं जाहिर सी बात है बच्चे जब टेस्ट अटेम्प्ट करके आते हैं तो फिर हमसे शेयर कर रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन में चूंकि कुछ मसले मसाइल हैं और इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाएगा यहाँ से, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मिलता जुलता मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है 3i प्लस का 6j प्लस का k, और हमारे पास एक और वेक्टर है 2i माइनस का 4j प्लस का लेमडा के। मुझसे कहा जाता है लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, सही है ना बच्चा। तो भाई देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय b1, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के जो आप एलिमेंट्स होते हैं उनको a1 a2 a3 कहते हो, और सेकंड वेक्टर्स के एलिमेंट को b1 b2 b3 कहते हो। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से a1 डिवाइडेड बाय b1 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू के बाद a2 डिवाइड बाय b2, a2 डिवाइड बाय b2 क्या हो जाएगा, वेक्टर्स पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि स्केलर क्वांटिटीज हमेशा आपस में बराबर होंगी, सही है ना भाई। तो ये क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 4, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 4। अच्छा वेट अ सेकंड, यहाँ पे नेगेटिव 6 है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 6 है यहाँ पे भी, सही है ना भाई। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4, और इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाएगा, इस k के साथ कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 होगा, और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिंपली, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा अल्लाह भला करे प्लस का 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू के बाद आ रहा है 1 बाय लैम्डा। अब आपको इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अब देखो ये लैम्डा डिवीजन में आ रहा है,
यहाँ पे भी आपके पास क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए, यानी कि इस कंप्लीट टर्म के ऊपर भी 1/λ की जगह पे क्या बनना चाहिए आपके पास, 3/2। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 3/2 भी नहीं बन रहा, आपकी टर्म क्या बन रही है, 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू के बाद 1/λ। जब हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करा, क्योंकि कभी भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनकी स्केलर क्वांटिटीज हमेशा आपस में बराबर होती है, रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई मेरा बच्चा, अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं उनकी स्केलर क्वांटिटीज बराबर होती हैं, यानी कि a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। इसका मतलब ये कि लैम्डा की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जब मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे भी क्या बन जाए, 3/2 बन जाए। क्या बन जाए, 3/2 बन जाए। अब जाहिर सी बात है, मैं इस लैम्डा की जगह पे 3/2 नहीं रख सकता, बल्कि क्या रखूंगा, अगर मैं इस लैम्डा की जगह पे 2/3 रखता हूं तो जाहिर सी बात है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही होंगी तो ये 2/3 नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 3/2। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3/2, और वही टर्म बन जाएगी जो कि यहाँ पे और यहाँ पे बन रही है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट भी वेरीफाई हो जाएगा और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, लैम्डा की वैल्यू होगी 2/3 इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। क्या होगी मेरा बच्चा, 2/3। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसके आपको कोई और क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ। ठीक है बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजे का एमसीक्यूज आ रहा है। बच्चे को कंफ्यूज करने का कोई तरीकेकार नहीं छोड़ा हुआ। कहता है कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ln इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इंटीग्रेशन के अंदर ln के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कभी भी इंटीग्रेशन ln पे अप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है वो किस मेथड के ऊपर अप्लाई होगी, बाय पार्ट्स के मेथड के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो अब देखिए, अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंटीग्रेशन यूज करनी है तो एक सिंपल तरीका है कि भाई ये जो पहले इतनी अजीब सी टर्म आ रही है इसको पहले मैं सपोज करवा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करता हूं लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स, लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो जाहिर सी बात है एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। यानी कि जहां पे भी मुझे दिख जाए dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके 1/x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि du बराबर आ रहा है किसके, 1/x इंटू dx के। तो ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज करने की रीजन क्या है, थोड़ा सा आसान बन जाएगा क्वेश्चन, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ln का ln। देखो इस पूरे के पूरे ln x को हम लोगों ने सपोज करवाया है किसके बराबर, u के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। और ये जो 1/x इंटू डी एक्स था, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, du रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मासूमाना सवाल में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो कि भाई इंटीग्रेशन सिंपली ln x यानी कि ln u पे अप्लाई करनी है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से आइडिया है कि भाई ln u की यानी कि ln x की सिंपल इंटीग्रेशन क्या होती है। बाय पार्ट्स का अंदर ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, इसको रट के चले जाओ, इसके बेतहाशा कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यानी कि सिंपल ln x की जो इंटीग्रेशन होती है ये बेतहाशा 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 इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई सिंपल इंटीग्रेशन ln x की क्या होती है मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है। बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे वन सपोज कर लो कि बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मगर आपको बहरहाल इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर ये होता है, क्योंकि u के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा u इंटू ln u माइनस का u प्लस का c। ये इसका आंसर होगा अगर सिंपल में ln u पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूं। चूंकि क्वेश्चन में u की जगह ln x हमने खुद सपोज किया हुआ है, तो जहां जहां u आ रहा है वहां पे क्या रख देंगे आप लोग, ln x रख देंगे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x, ln, और u की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, u की जगह पे जाहिर सी बात है हमारे पास आ जाएगा अगेन एक ln x आ जाएगा, सही है ना। फिर माइनस का माइनस एज इट इज, और इस u की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा प्लस का c। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है, इधर भी ln x आ रहा है, इधर भी ln x आ रहा है, ln x कॉमन ले लेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ln x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा ln इंटू ln x माइनस का 1 और बाहर प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा भाई, थोड़ा सा पहले आसान कर दिया कि यार मेरे पास जो यहाँ पे ये ln x आ रहा था, हमने क्या करा, हमने इसको u के बराबर सपोज करवा लिया और फिर हमने सपोजिशन करके थोड़ा सा आसान वे में इसको कन्वर्ट कर लिया और फिर सिंपली ln u की इंटीग्रेशन ले ली। ln u की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ये सारी बातें आपको बहुत दफा सिखाई भी है कि भाई सिंपल आपने बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करा, क्या करा यहाँ पे भाई, सिंपल u इंटू v वाला फॉर्मुला यूज करा, आपने u वाली टर्म को एडिशन लिखा जो कि ln u थी, v वाली टर्म पे इंटीग्रेशन लिया और सिंपल तरीके से 1 की इंटीग्रेशन ली, माइनस का साइन लिया, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन वाली टर्म के ऊपर और सिंपल c का c। तो भाई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका फाइनली आंसर आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाया हुआ भी और कहा हुआ अभी तक कि भाई सिंपल ln x का इंटीग्रेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को, इस चीज को अपने जहन में रट लो मेरा बेटा, ये इतनी बार पेपर में आता है। क्योंकि यहाँ पे u के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे तो यहाँ पे सिंपल जहां जहां x होता है वहां पे u आ जाएगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग। और फिर हमने फाइनली वापस जब लास्ट के अंदर गए तो वापस जो हमने सपोज करवाया था u को, उसको लास्ट में जाके वापस एक्सपेंड भी कर दिया, ओपन भी कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, अच्छा ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
हमसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तीन बातें पूछी जा रही हैं। पहले नंबर के ऊपर हमसे कहा जाता है कि बताओ अगर तुम्हारे पास 4r साइन a डिवाइडेड बाई 2 साइन b डिवाइडेड बाई 2 और साइन c डिवाइडेड बाई 2 है, तो भाई बताओ ये किसके बराबर होगा। अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। मेरा बेटा ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये बेसिकली एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का। क्या कह रहा है कि भाई अगर 4r साइन अल्फा बाई 2 या साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 किसके बराबर होगा। देखो भाई, इसको सॉल्व करने का ओरिजिनली अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यार यहाँ पे आपके पास इन रेडियस और इस तरह की चीजें गिवन है और हाफ एंगल फॉर्मुलास के ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। किस पैटर्न के ऊपर मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत आप लोगों को नहीं है। कि भाई देखो, आपके पास एक तो सबसे पहले गिवन है 4 इंटू सर्कम रेडियस। 4r, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है भाई, कैपिटल आर कहते हैं सर्कम रेडियस को। आगे आपके पास साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गामा बाई 2 आ रहा है, यानी कि साइन सी बाई 2। इसको सॉल्व करने का ओरिजिनल फॉर्मूला देखना चाहते हो तो भाई ओरिजिनल तरीकेकार तो ये कि 4 को एज लिखोगे। आर की वैल्यू क्या होती है, आर आपके पास बराबर होता है, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। सही है ना भाई। और ये साइन अल्फा बाई 2 का अपना फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन ए बाई 2 का अपना फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला होता है एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी डिवाइडेड बाय बी सी। और फिर हम आपके पास आ रहा है साइन बी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, साइन बी डिवाइडेड बाय 2 का अपना फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा। साइन बी डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, अल्लाह भला करे, एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का सी डिवाइडेड बाय ए सी। एंड देन हमारे पास मेरा बेटा आ रहा होगा क्या, साइन सी डिवाइडेड बाय 2। तो साइन सी डिवाइडेड बाय 2 यानी कि साइन गामा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को भी देख लीजिए। ये फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है भाई, ये होता है हमारे पास, अल्लाह भला करे, एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी डिवाइडेड बाय हमारे पास ए बी होगा। सही है ना भाई। तो अगर मैं कहूं इस 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एबीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा बचेगा। क्या बचेगा, एबीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये तमाम के तमाम अंडर रूट आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही बार बड़ा सा रूट लिख देते हैं और फिर तमाम वैल्यूज को एक साथ लिख दिया जाएगा। अच्छा भाई, तो ये क्या बन गया, देखो एस माइनस ए 2 दफा आ रहा है तो क्या बन जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर। एस माइनस बी भी 2 दफा आ रहा है तो क्या बन जाएगा, एस माइनस बी का होल स्क्वायर। एस माइनस सी भी 2 दफा आ रहा है तो क्या बन जाएगा, एस माइनस सी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे भी ए 2 दफा आ रहा है, बी 2 दफा आ रहा है, सी 2 दफा आ रहा है, तो नीचे भी क्या बन जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से साइन अल्फा बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 के फॉर्मूला सबसे पहले ओपन कर दिया। ओके, अब क्या करें सर, अब जरा बताइएगा अब क्या करें भाई। अब जो काम करेंगे वही बड़ा आसान सा काम है। देखो, मुझे सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा इसको फिगर आउट करूं, एक चीज मुझे साफ दिख रही है, और वो चीज क्या है कि भाई अगर मैं अंडर रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली सेंड कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा एबीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ऊपर वाली टर्म के ऊपर रूट अलग जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म क्या है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे नीचे वाली टर्म के ऊपर जब रूट जाएगा तो एबीसी का होल स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो व्हाट विल बिकम, नीचे नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल नीचे एबीसी आ जाएगा। इस एबीसी से एबीसी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया। अच्छा, यहाँ पे वैसे एक और चीज देखो तो भाई, एस माइनस ए पे भी होल स्क्वायर है, एस माइनस बी पे भी होल स्क्वायर है, एस माइनस सी पे भी होल स्क्वायर है, तो ये तीनों का भी कंबाइंड स्क्वायर क्या कर देगा, इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या बन गया, ये बन गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और नीचे क्या बचा, सिंपल डेल्टा बचा। भाई अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं करा मेरा बेटा। देखो 4 का 4 एज इट इज रखा था, आर के अंदर आर का फॉर्मूला यूज किया था, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। इकोनोमेट्री के लेक्चर्स में सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, तो हमने सिंपल तरीके से आर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा, एबीसी में 4 डेल्टा। साइन अल्फा बाई 2 का अपना फॉर्मूला यूज करा, साइन बीटा बाई 2 का अपना फॉर्मूला यूज करा, साइन गामा बाई 2 का अपना फॉर्मूला यूज करा। चूंकि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनके रूट्स को एक ही बार लिख दिया। और चूंकि यहाँ पे डबल डबल टर्म्स आ रही थी, स्क्वायर आ गया, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। देखो हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा किसके बराबर होता है, यानी कि जो डेल्टा होता है हमारे पास हीरोज फॉर्मूला वाला, ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये बराबर होता है हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर। डेल्टा का स्क्वायर बराबर होता है सिंपल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। हमें ये फॉर्मूला मालूम है कि हीरोज के स्क्वायर, जो हीरोज का फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का स्क्वायर होता है, किसके बराबर होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के। अब देखो यहाँ पे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो मिल रहा है, मगर एस नहीं मिल रहा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड में यहाँ पे एस लेकर आ जाऊं, यानी कि एक दफा एस मल्टीप्लाई में भी लेकर आऊं, एक दफा डिवाइड में भी लेकर आऊं, तो और से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि बेसिकली बराबर होता है डेल्टा स्क्वायर के। और
नीचे क्या बन गया डेल्टा इंटू एस, एक डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा डेल्टा बाय एस। और डेल्टा बाय एस बेसिकली बराबर होता है किसके, सिंपल आर के। किसके बराबर होता है मेरा बेटा डेल्टा बाय एस, सिंपल आर के। अब आप पूछोगे सर ये सिंपल आर क्या होता है, बेटा सिंपल आर इज इन सर्कल, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आर आ जाएगा। आपको बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए भाई, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने पढ़ाई हुई है आप लोगों को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपने कोई मुश्किल काम नहीं करा। अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है, आई कुड एक्सप्लेन इट अगेन कि भाई हमने किया है, हमने सिंपल तरीके से आर में आर का फॉर्मूला ओपन करा मेरा बच्चा, सही है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने साइन अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 और साइन गामा बाय 2 का फॉर्मूला ओपन करा। उसके बाद जो देखो ये ऊपर वाले फंक्शंस थे ना, आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एस माइनस ए 2 दफा आ रहा था ऊपर, एस माइनस ए का स्क्वायर बन गया, एस माइनस बी 2 दफा आ रहा था, एस माइनस बी का स्क्वायर बन गया, एस माइनस सी 2 दफा आ रहा था, एस माइनस सी का स्क्वायर बन गया, क्लियर है भाई। और नीचे ये ए बी, ए सी बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि दो दो तो टर्म्स आ रही हैं, तो एबीसी का होल स्क्वायर बन गया। अभी जब ये अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई, ऊपर वाला रूट भी कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला जो रूट था ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, इस एबीसी ने इस एबीसी को कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनली ये क्या बन गया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो भाई देखो मुझे मालूम था कि मुझे अगर यहाँ पे एस लेकर आना है ताकि क्या बन सके, हीरोज फॉर्मूला बन सके, हीरोज लॉ बन सके, तो हमने ऊपर एस से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में उसको लेकर आ जाते हो, ऊपर भी लिखते हो नीचे भी लिखते हो, ताकि कैंसिल करके वापस खत्म हो सके। तो हमने इस तरीके से ऊपर क्या बना दिया, डेल्टा स्क्वायर बना दिया, और नीचे डेल्टा एस था, ऊपर वाले स्क्वायर ने नीचे वाले डेल्टा को कैंसिल आउट कर दिया, फाइनली क्या बन गया, डेल्टा डिवाइड बाय एस, और डेल्टा डिवाइड बाय एस बराबर होते हैं आर के। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये आ रहा है साइन 300। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, देखो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी अब तमाम लोगों को बहुत दफा बताया हुआ है, अगर कभी भी आपके पास ये साइन 300 लेट सपोज आ गया, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री की वीडियोस में इसको करने का तरीका बताया था, अगर आपके पास साइन 300 आ रहा है, मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल एंगल्स पे अगर इसको ब्रेक करते हो, 300 किस में ब्रेक कर सकते हो। आप बोलोगे सर 240 प्लस 60 डिग्री 300 साइन 300 होगा, तो पहले साइन 300 की वैल्यू निकाल लो। कौन सा आपके पास साइन 300 आ रहा है, देखो फास्ट साइड पे कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले इसको फिगर आउट कर लो, प्रिंसिपल एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। मैंने ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर में सारी बातें पढ़ाई हुई है, कैसे करोगे भाई। देखो 300 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो प्रिंसिपल एंगल्स के अंदर प्रिंसिपल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, 0, 90, 180 और 270, और फिर वापस ऑब्वियसली 360, सही है। प्रिंसिपल एंगल्स होते हैं 4। इस पे कोशिश किया करो अपने एंगल्स को ब्रेक करने की। अब 300 को मैं कैसे इन पे ब्रेक करूं, बहुत ही आसान तरीका है कि अगर मैं देखूं तो 270 प्लस 30 क्या होता है, 300 होता है। 270 प्लस 30 क्या होता है, 300 होता है मेरा बेटा। तो सिंपल तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन का साइन, और इधर आ जाएगा 270 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। 270 प्लस 30 किसके बराबर होता है भाई, तमाम लोगों को बात मालूम है कि 270 प्लस का 30 किसके बराबर होगा, 300 के, सही है ना मेरा बच्चा। सिंपल सी बात है, बड़ी बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा एक चीज तो ये हो गई। अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, कभी भी आपके पास ये वाला काम आ जाए तो रेफरेंस एंगल क्या है 270 का। 270 का मतलब क्या है, ये वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा होगा, वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो कन्वर्ट करवाओगे, कन्वर्ट करवाओगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला जो एंगल होगा वो इस कॉस का एंगल बन जाएगा, तो क्या बन गया, cos 30 बन गया। अब ये cos 30 आया पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का होगा, इस बात को फिगर आउट कर लीजिए। तो मेरा बेटा देखो गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑल तो मैंने दिए हुए हैं आपको। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये cos 30 जो आया पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, इसको कैसे फिगर आउट करेंगे, आपका कंप्लीट एंगल क्या है, 270 प्लस 30। 270 प्लस 30 का मतलब क्या है कि भाई 270 ये रहा, इससे आगे जाना है, आगे यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर साइन कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव का cos 30। नेगेटिव के cos 30 का मतलब क्या है, नेगेटिव के cos 30 का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल सा आंसर होगा। और वो सिंपल सा आंसर क्या होगा भाई, cos 30 की वैल्यू अब तमाम लोगों को मैंने याद करवाई भी होती है, क्या होती है cos 30 की वैल्यू, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव का √3 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि सबसे पहले आपने साइन 300 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बेटा ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 मैंने पूरा का पूरा सिर्फ इसी बात पे दिया हुआ है, तो काइंडली ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देख के जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिन यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता स्पेशली। तो नेगेटिव का √3 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ना, एग्जामिनर ने थोड़ी छेड़छाड़ करी हुई है। एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिए हुए, बल्कि आंसर के नाम पे और फर्दर उसने फंक्शंस दे दिए। अब बच्चा बैठ के परेशान है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे ऑल्दो इन्होंने एक आंसर नहीं लिखा, ऑप्शन इन्होंने डी नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे साइन 240।
ऑप्शन डी होगा साइन 240। तो इसको ऑप्शन साइन 240 होना चाहिए था। अब वो कैसे होगा भाई, उसका तरीकेकार भी समझ लीजिए। अब लेट सपोज आपके इन्होंने आंसर्स के अंदर भी इन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिए, ऑप्शंस को जल्दी से फिगर आउट कर लोगे, आपको 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अब अगर cos 120 आ रहा है तो cos 120 को अगर मैं प्रिंसिपल एंगल से ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जाहिर सी बात है 90 प्लस का 30। 90 प्लस के 30 का मतलब क्या है कि भाई जाहिर सी बात है वर्टिकल लाइन होगी तो चेंज करोगे साइन 30। साइन 30 इज नॉट नेवर इक्वल टू नेगेटिव टू cos 30। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं हो सकता। साइन 120 देख लीजिए, साइन 120 क्या होगा, इसको देखिएगा। साइन 120 क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा आपके पास अगेन साइन, इसको अगर ब्रेक करता हूं प्रिंसिपल एंगल पे तो ये बन जाएगा साइन 90 प्लस का 30। क्या होगा साइन 90 प्लस का 30। मैंने 5 प्रिंसिपल एंगल्स की आपको वैल्यूज याद करवाई भी हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमेशा हम एंगल्स को कोशिश करते हैं कि दूसरा एंगल इस पे ब्रेक करें, सही है ना भाई। तो 90 प्लस 30 होगा। अब 90 प्लस 30 वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, मगर ये पॉजिटिव फॉर cos 30 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आपका जो आंसर आया है वो नेगेटिव फॉर cos 30 आया है, इसीलिए साइन 120 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो उसका डबल आपका आंसर होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, साइन 240 आपका आंसर होगा। अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको भी फर्दर जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूं कि साइन 240 के मायने क्या है। भाई देखो 240 को अगर प्रिंसिपल एंगल पे ब्रेक करते हो तो यानी कि 240 में से अगर आप 180 निकाल दो तो जाहिर 60 डिग्री बनेगा। इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन 180 प्लस का 60 डिग्री। 180 प्लस 60 का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन का साइन आएगा और सेकंड एंगल आ जाएगा साइन 60। अब साइन 60 क्या होता है देखो भाई, अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर साइन 180 प्लस 60 का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो आपका नेगेटिव का साइन 60 आंसर होगा, और नेगेटिव का साइन 60 और cos 30 हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, साइन 240। अगेन मेरा बेटा इसको निकालने की और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, या तो फिर कुछ लोग आपको वो इसकी पीरियड वाली शॉर्ट ट्रिक बता रहे होंगे, इतने अरसे के बाद एंगल रिपीट हो रहा होता है, या तो चाहो तो फिर उसको कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, मगर वो एक मुश्किल चीज है। आसान भाषा वाली बात मैंने आपसे करी है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। बहुत इजी चीज है, इसमें मसले वाली बात होती नहीं है बेटा, क्लियर है। नहीं तो फिर आप इसको इस तरीके से भी एक तरीके से कर सकते हो कि यार देखो आपने यहाँ से एंगल निकाल लिया, आपके पास नेगेटिव cos 30 आ रहा है। अब आप फिर बारी बारी चेक करोगे cos 30 या sin 60, यानी कि नेगेटिव cos 30 का मतलब क्या है, नेगेटिव का sin 60 भी हो सकता है। तो अब आप फिर चेक कर लो कि 90 के फासले के ऊपर कितने अरसे बाद ये एंगल रिपीट होगा, इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली जो एक साइन के अंदर आपके पास एंगल रिपीट होता है वो 180 डिग्री के बाद हो रहा होता है, यानी कि 180 प्लस का 60 जो होगा आपको वही एंगल देगा, जाहिर सी बात है 240 के ऊपर मिलेगा आपको सिमिलर एंगल। तो इस कॉन्सेप्ट को भी लेके चल सकते हो, बट ये मुश्किल कॉन्सेप्ट आपके लिए हो सकता है बन जाए। तो मैंने आसान भाषा में इसलिए बात करी कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 के अंदर ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर इसी चीज को मैंने पूरा लेक्चर डिलीवर किया था 1 से 1.5 घंटे का, उसको लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डेरिवेटिव कोसेक इनवर्स इनवर्स एक्स इनवर्स का। अब देखो सबसे पहले ये जो आपके पास पर्टिकुलर टर्म आ रही है डेरिवेटिव किसके ऊपर आ रहा है, कोसेक की पावर नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे मेरा बेटा, इसके ऊपर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भाई यहाँ पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोसेक के ऊपर नेगेटिव 1 है। तो मेरा बच्चा ये किस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है, देखो कोसेक के ऊपर नेगेटिव 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव 1 आ रहा है कोसेक के ऊपर। अच्छा भाई तो भाई सर ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल मेरा बच्चा हो सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे भैया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर मूव करेंगे। अच्छा अब आप बोलेंगे सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको यहाँ पे हम फाइनली यूज कर लेंगे। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कोसेक इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। फंक्शन क्या है यहाँ पे देखो एक्स इनवर्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा एक्स नेगेटिव इंटू रूट के अंदर एक्स नेगेटिव का होल स्क्वायर और माइनस का 1, सही है ना। और फिर डेरिवेटिव लोगे एक्स इनवर्स का भी, तो एक्स इनवर्स का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, सही है ना मेरा बच्चा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय एक्स इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट के अंदर एक्स इनवर्स का स्क्वायर। एक्स इनवर्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर नेगेटिव 2 माइनस का 1। और एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव ये होगा कि नेगेटिव 1 पहले आ जाएगा, और जब आप एक्स के ऊपर फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे तो पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहते हैं, पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, तो एक्स की पावर नेगेटिव 2 बन गया, और फिर बेस यानी कि एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है ना भाई। तो इसका माइनस से माइनस कट गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, एक्स की पावर नेगेटिव 2, और नीचे क्या है एक्स की पावर नेगेटिव 1, रूट के अंदर एक्स की पावर नेगेटिव 2 और नेगेटिव का 1। अच्छा एक एक्स की पावर नेगेटिव 1 से ये एक्स की पावर नेगेटिव 2 कैंसिल आउट हो सकता है, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लो इसको। फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्लाह भला करे क्या, एक्स की पावर नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स की पावर नेगेटिव 2 माइनस का 1। तो जो क्वेश्चन हमारे पास ये बच्चों ने सेंड किया था, अगर तो ये कोसेक इनवर्स था
तब तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बड़ा मजे का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जाता है कि भाई देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं और ये दो वेक्टर्स कैसे हैं, कॉलिनियर है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कॉलिनियर या फिर पैरेलल के एक ही मायने होते हैं। यानी कि कहीं पे भी लिख दिया जाए कि दो वेक्टर्स पैरेलल आ रहे हैं तो उसका भी वही फॉर्मूला होता है, और कह दिया जाए वेक्टर्स कोलिनियर है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी दो वेक्टर्स आपके पास कहा जा रहा है कि भाई कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका सिंपल मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास हमेशा ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, a1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय b3। यानी कि कभी भी वेक्टर्स अगर कोलिनियर आ रहे हैं या फिर पैरेलल आ रहे हैं। अब देखो ये वही बिल्कुल क्वेश्चन आ गया जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में सॉल्व करवाया था, जो गलत क्वेश्चन था। यहाँ पे आ गया 3i माइनस का j, और वेक्टर 2 की वैल्यू गिवन है आपको 3i माइनस का yj सही है ना। आपसे कहते हैं कोलिनियर है, तो बताओ y की वैल्यू क्या है। तो भाई देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करोगे, a1 डिवाइडेड बाय b1, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, a1 डिवाइडेड बाय b1 ऑब्वियसली इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, इक्वल टू के बाद, सही है ना भाई। और यहाँ पे देखो नेगेटिव का जे का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं गिवन, तो -1 होगा, सही है ना। और नेगेटिव का y यहाँ पे आ गया, सही है मेरा बच्चा। तो भाई देखो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो भाई y की वैल्यू कैसे निकालोगे, कभी भी वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 a1 डिवाइडेड बाय b1 इज ऑलवेज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2 एंड a3 डिवाइडेड बाय b3। यानी कि हमेशा उनके सिमिलर कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि उनके कोफिशिएंट हमेशा आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया, 1 हो गया, सही है मेरा बच्चा। अब देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y। 1 डिवाइडेड बाय y का मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है इस तरफ अगर आपको वैल्यू 1 मिल रही है तो इस तरफ भी आपको वैल्यू 1 मिलनी चाहिए कंप्लीट सॉल्व करने के ऊपर। अगर आपको इस तरफ के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू a1 बाय b1 की वैल्यू 1 मिल रही है तो जाहिर सी बात है a2 बाय b2 की भी वही वैल्यू होगी। तो y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जब 1 से मैं डिवाइड करूं 1 ही आए। जाहिर सी बात है y की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 1 के बराबर होगी। अच्छा, आप में से किसी ने हो सकता है सोचा हो सर ये नेगेटिव 1 नहीं होगी, भाई यहाँ पे पहले से नेगेटिव साइन गिवन है तो यहाँ पे प्लस का 1 होगी वैल्यू। क्या वैल्यू होगी मेरा बेटा, प्लस का 1 होगी, क्योंकि तभी आपके पास ये क्या बनेगा, तभी आपके पास ये बन रहा होगा इक्वल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपली पॉजिटिव का 1 होगी। या तो बच्चे ने यहाँ पे नेगेटिव लिख के गलती करी भी है, यहाँ पे गलती करी भी है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी आपकी, पॉजिटिव का 1 होगी। सिमिलर वैल्यू आनी चाहिए, अब वो जिसपे भी यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन जैसे भी है। अच्छा भाई अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू एन इलिप्स देन द टेंजेंट विल मीट एट दिस। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट अ पॉइंट P टू एन इलिप्स, यानी कि दो टेंजेंट्स को इलिप्स के ऊपर ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी डायग्राम बना के चेक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू एन इलिप्स, आपसे एक इलिप्स की बात कर रहा है, सबसे पहले इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मासूम सा इलिप्स आ रहा है, सिर्फ इलिप्स ही मासूम है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ मासूम नहीं है वैसे बेटा। आपसे कहा जाता है कि ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट मीट कर रहे हैं। अगेन चूंकि क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि इलिप्स किस तरह का है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स कौन सी होगी, एक्स एक्सिस का इलिप्स है, वाई एक्सिस का इलिप्स है। सो वी कैन अज्यूम कि यार मेरे पास ये एक्स का इलिप्स आ रहा है। अब देखो इस इलिप्स के ऊपर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एक पॉइंट के ऊपर से, सही है ना। अब देखो कहा यह जा रहा है कि बताओ जिस पॉइंट के ऊपर ये पर्टिकुलर इलिप्स मीट करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ये क्या करते हैं बेटा, ये इलिप्स आपस के अंदर मीट करते हैं, बताओ उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके पास वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा। तो भाई अगर आप गौर से देखो, ये आपका इलिप्स था, ये आपके पास आ रही है एक्स एक्स और वाई एक्सिस की नॉर्मल लाइन। तो भाई अगर आप गौर करो तो बेटा ये इलिप्स का जो पॉइंट था, ये टेंजेंट जब मीट करेंगे, जाहिर सी बात है वो कौन सा पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस का। तो आपकी जो लाइन होगी यानी कि जो पॉइंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स के पैरेलल होगा। यानी कि जो पॉइंट है किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा। अगेन कोई बच्चा बोले सर अगर मैं इस साइड का बनाऊं तो बेटा इस साइड के ऊपर भी पॉइंट इसी तरफ का मिल रहा होगा। तो बाकी जो ऑप्शन है चूंकि वो सेटिस्फाई नहीं करते, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर बी मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट सुटेबल इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बाकी पॉइंट्स x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी के हैं, या फिर एक पॉइंट ये कहता है कि नो पॉइंट। तो नो पॉइंट तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलिप्स के ऊपर आपको हमेशा टेंजेंट मीट करता है। अच्छा, हो सकता है कोई बच्चा बोले सर अगर मैं इसको इस शेप में ड्रॉ करूं, अगेन चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि आपका इलिप्स किस तरह का है, तो आपने कंसीडर स्टैंडर्ड फॉर्म पे करने के, आपने कंसीडर कर लिया कि भाई ए और बी जो आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है ए बी से, यानी कि आपने कंसीडर कर लिया कि एक्स एक्सिस का इलिप्स आ रहा है। क्लियर है मेरा बच्चा? इस कॉन्सेप्ट को लेके हम चले इसलिए। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास टू लाइंस आ रही है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 और 12x माइनस 16y इक्वल टू 20, तो बताओ कितने इनके कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। मजे का क्वेश्चन है। आपको सिंपल तरीके से क्या कह रहा है कि भाई आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है कि बताओ इनके कितने कॉमन सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इनके कॉमन सॉल्यूशंस क्या होंगे। भाई जाहिर सी बात है इनकी पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी आ सकती
तो बेटा आपके पास जो दो इक्वेशंस आ रही है कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है 3x माइनस 4y इक्वल टू वाई और दूसरी आ रही है 12x माइनस 16y इक्वल टू 20। आपसे कहा जाता है कि अगर ये दो लाइंस आपके पास मौजूद हैं, पहली लाइन क्या है 3x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन आ रही है 12x माइनस का 16y इक्वल टू 20। मैंने अलग से लिख भी दिया और दो आपसे कह रहे हैं कि बताओ इनमें कितने कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा और समझ लीजिएगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो लाइन जब कभी पैरेलल होती हैं तो उनमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि कभी वो मीट नहीं कर सकती। वाइल जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनमें हमेशा इसमें नो कॉमन पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इसमें हमेशा एक कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि वो लाइन जो कहीं भी एक पॉइंट के ऊपर किसी लाइन से मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उनमें कॉमन सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक होते हैं। वाइल जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन के मायने ये होते हैं दो लाइनें जो कि एक दूसरे के ऊपर फॉर्म हो रही हो, तो ऐसी दो लाइनों के ऊपर कितने सॉल्यूशंस कॉमन एग्जिस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है दोनों लाइनें अगर सिमिलर आ जाएं या एक दूसरे पे कोइंसिडेंस कर रही हो, एक दूसरे पे मौजूद हो, तो उनके दरमियान जो कॉमन सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनिटी के बराबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात कि यहाँ पे एक आपको एमसीक्यूज गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 और दूसरा गिवन है 12x माइनस 16y इक्वल टू 20। अगर आप गौर करो तो जो पहली लाइन है उसके अंदर अगर मैं उसको क्या करूं, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगी 12x माइनस का 4 4 16y और माइनस का 5 4 20। और ये लाइन दोनों एक दूसरे के बराबर आ रही है, यानी कि जो सेकंड लाइन है वो भी 12x माइनस 16y इक्वल टू 20 है और जो फर्स्ट लाइन है वो भी 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 12x माइनस 16y माइनस 20 इक्वल टू 0 बन रही है। तो दोनों लाइनें कैसी हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर लाइंस का मतलब क्या होता है, सिमिलर लाइंस का मतलब ये होता है कि दोनों एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनफिनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होंगी तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर कॉमन होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, मैंने साथ साथ आपको दो और एमसीक्यूज भी करवा दिए, अगर पेपर में आए तो आप इजीली कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे गुजारिश करते हैं कि सर ये बेसिक मैथ्स वाली चीज भी करवा दिया करें भाई। आओ देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं, 19% ऑफ 2.8। 19% के मायने क्या पहले तो आपको मालूम होने चाहिए बेटा, 19% के सिंपल मायने क्या, 0.19। भाई 19% क्या बन जाएगा, 19% हो जाएगा यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.8। तो 19 अगर मुझे उसको रिमूव करना है तो क्या बन जाएगा भाई, यानी कि 19 बाय 100 का मतलब क्या है 0.19। 19 बाय 100 का सिंपल से बेसिक से मतलब क्या है, 19 डिवाइड बाय 100 किसके बराबर होगा, 0.19 के बराबर होगा, यानी कि 0.19 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 2.8 से। अब देखो मल्टीप्लाई करते कैसे, बहुत ही आसान तरीके का है, आपको 0.19 को मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा कोशिश ये कर लो यार, आसान सी कोशिश कि इसको ऐसे ही कर लो, नहीं तो अगर चाहो तो पहले आप डायरेक्टली 19 इंटू 2.8 कर लो, वो ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लेवल के ऊपर। आप इसको क्या कर लो, 19 इंटू 2.8 कर लो। तो 19 को सिंपल अगर मैं 2.8 से मल्टीप्लाई करवाऊं, किसको, 19 को 2.8 से, तो भाई देखो 8 9 जार क्या होता है, 72 होता है, 2 का 2 7 का 7 इधर, 8 1 जार 8 और 8 में 7 का इजाफा करूंगा तो बेटा 15 बन जाएगा। एक क्रॉस का क्रॉस, 2 9 जार 18 का 8 और 1, सही है, 2 1 जार 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो गौर से देखिएगा 2 का 2 आ गया, 5 और 8 का इजाफा कर दो, 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 का 3 और एक इधर आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। अब देखो डेसिमल यहाँ पे आ रहा था 0.8, तो डेसिमल एक डिजिट से पहले आ रहा है तो एक डिजिट से पहले यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, तो क्या बन गया 53.2, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाय 28 का आंसर क्या आ गया आपके पास 53.2 और डिवीजन में क्या है 100 है। तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको 100 को रिमूव करना है, 53.2 को डिवाइड बाय 100 करना है, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, यानी कि अगर मैं चाहूं कि ये नीचे से 100 खत्म हो जाए तो डेसिमल को मैं उतनी डिजिट्स आगे कर देता हूं, नीचे कितने जीरो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो डेसिमल जो है दो डिजिट्स में आगे बढ़ा दूंगा तो क्या बन जाएगा 0.532। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होगा, क्या आ जाएगा 0.532, सिंपल सा आंसर आ गया। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात कर रहे हैं। अच्छा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजे का, कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास सिंपल तरीके से एरिया बताओ। अच्छा भाई एरिया ऑफ अ कर्व का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, एरिया ऑफ अ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी ए, और यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन गिवन है वो फंक्शन आ जाएगा fx का fx इंटू dx। अब देखो यहाँ पे आपको खास बात क्या है मेरा बेटा, b जो होता है ना ये हमेशा आपके पास क्या होता है, बड़ी वैल्यू, a हमेशा छोटी वैल्यू होती है, एक चीज तो ये हो गई। और दूसरे नंबर पे आपको जो फंक्शन गिवन नेगेटिव के साइड का गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अभी चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे भाई। इधर देखो इस क्वेश्चन को देखो तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको आपका जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये रहा ग्राफ, सही है ना,
ये जो आपका ग्राफ आ रहा है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है -a के ऊपर। तो अपर लिमिट यहाँ पे यानी कि क्या गिवन है आपको -a, और लोअर लिमिट गिवन है 0, और फंक्शन आपको आ रहा है fx का इंटू dx का dx एज इट इज। अब हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अपर लिमिट आपकी बड़ी होनी चाहिए, और नेगेटिव के अंदर आपकी वैल्यू क्या होती है, यूजुअली छोटी होती है। बात भी बड़ी कॉमन सी है भाई, नेगेटिव के अंदर हमारी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यानी कि छोटी होगी, तो जीरो इसका मतलब बड़ा है। तो अपनी लिमिट्स को कन्वर्ट करवा दो, लिमिट्स को चेंज करवा दो। जब कभी आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, बाहर एक साइन आता है नेगेटिव का, तो ये क्या बन जाएगा आपकी, जब लिमिट्स को मैंने इंटरचेंज करवाया, यानी कि नेगेटिव ए चूंकि छोटी लिमिट है उसको ऊपर से नीचे सेंड करूंगा, जीरो बड़ी लिमिट है उसको नीचे से ऊपर सेंड करूंगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का सिंबल। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो आपकी अल्लाह भला करे अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट हमेशा आपकी बड़ी होनी चाहिए, लोअर लिमिट आपकी हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो इस सवाल के तहत चूंकि ये ऊपर छोटी वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज करवा दी, नेगेटिव का इंटीग्रेशन और अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट नेगेटिव है इनटू fx, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे जल्दी से मूव करेंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट पेज रिपीट हो रहा है, वही सिमिलर पेज आ गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से एक पर्टिकुलर ट्राइंगल गिवन है। अगेन सारे पास्ट पेपर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के अंदर आपसे कह दिया गया कि भाई देखो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है और टेंजेंट बीटा की वैल्यू मांगी हुई है, नो प्रॉब्लम। हमेशा ये बात याद रखिएगा, एंगल परपेंडिकुलर थीटा के सामने, ये अगर आपका थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सही है ना, और परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो चीज बच जाती है उसको बेस कहते हैं। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज। यहाँ पे चूंकि उसने परपेंडिकुलर खुद से दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर तुम्हारा ये वाली चीज है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज होगा, और ये आपकी बेस आ गई। अब थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और फिर बेस बच रही होती है आपकी। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा, कॉन्सेप्ट क्या बहुत ही आसान सा, ये लाइन तो परपेंडिकुलर की आ रही है। अब देखो यहाँ पे उसने मेरे ख्याल में आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 1, ये मिटा हुआ है मगर ये 1 लिखा हुआ है, और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है √2। टेंजेंट की वैल्यू पूछ रहा है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है दे प्रॉपर्ली ब्रश, टेंजेंट क्या होता है, दे प्रॉपर्ली ब्रश। देखो प्रॉपर्ली की वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या है प्रॉपर्ली की वैल्यू 1, आपको क्या चाहिए ब्रश यानी कि बेस की वैल्यू। तो भाई आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो भाई देखो आपके पास h की वैल्यू गिवन है √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, p यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकाल लोगे, सही है ना भाई। तो बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर खत्म हो गया, 2 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 1 प्लस के बेस का स्क्वायर, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 1 आ जाएगा बेस का स्क्वायर, और यानी कि बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली यहाँ से 1 आ जाएगी। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, बेस की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा का आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या होगा हमारे पास 1, सही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, सिंपली 1 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया भाई, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कतई तौर पे। क्लियर है मेरा बच्चा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जल्दी से मूव कर बेटा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी किसके बराबर होगा। सो जाहिर सी बात है भाई, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। आई बिलीव इसका जो पर्टिकुलर हमारे पास आंसर आ रहा होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कि अगर आप a कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है बड़े मजे का क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे से परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हारी लिमिट x अप्रोच कर रही है 5 के ऊपर, और क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या काम करोगे, जो आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है डायरेक्टली पहले डाल के चेक कर लो क्या है इसके ऊपर, आपकी लिमिट वेरीफाई हो सकती है नहीं हो सकती। तो x अप्रोच कर रहा है 5 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा ऊपर 5 का स्क्वायर माइनस का 25, और नीचे भी क्या आ जाएगा 5 प्लस का 6। मेरा बेटा ऊपर 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 गया तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा 0, और नीचे कुछ भी बन रहा हो। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि लिमिट अप्लाई करने पे अगर आपके पास नॉर्मल आंसर्स आ रहे हैं तो करेक्ट कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 इज अ नॉर्मल वैल्यू, अगर आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 0 या इन्फिनिटी बन जाए, उस सूरत के अंदर हम एल हॉपिटल रूल पे मूव करते हैं। यहाँ पे चूंकि सिंपल नंबर आंसर आ रहा है 0, तो वो करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को करवा चुका हूं, कि आपके पास सिंपल सम ऑफ द इवन नंबर्स की सीरीज आ रही है, यानी कि सिंपल सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल नंबर की सीरीज आ रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि सिंपल जो आपके पास नंबर्स होते हैं ना, सिंपल नॉर्मल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, आपके पास उनकी सीरीज आ रही है।
आपसे कहा जाता है कि भाई बताओ, आपसे क्या कहा जाता है कि भाई बताओ ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। इसको कहते क्या है, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो क्या जनरल फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ दी एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का, स्क्वायर वाली सीरीज अगर गिवन हो तो उसका। और इसी तरीके से अगर सिंपल नेचुरल नंबर्स को गिवन हो, उनका स्क्वायर, उनका सम निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 टिल एन। उसका फॉर्मूला होता है मेरा बेटा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यानी कि अगर कभी भी आपके पास सिंपल नॉर्मल नेचुरल नंबर्स आ जाएं, उनका सम की सीरीज गिवन है, तो उनका जो सम का निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास आ जाए सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ दी नेचुरल नंबर्स आ जाए, उनका फॉर्मूला ये होता है। इसी तरीके से हमारे पास इवन और ऑड की सीरीज भी एग्जिस्ट कर रही होती है, और क्यूब के नंबर की सीरीज भी होती है कि अगर वन का क्यूब हो, प्लस के टू का क्यूब हो, प्लस के थ्री का क्यूब हो, डॉट 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 टिल एन क्यूब। इसका जो एक नेचुरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन इंटू, इसको ऐसे करके भी लिखते हैं ज्यादा बेहतर है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर। बाहर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो जो ऑप्शन डी में जो फॉर्मूला गिवन था बेसिकली क्यूब का गिवन था, सही है ना मेरा बेटा। तो ये बहुत पेपर में आता है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने आपको तमाम बच्चों को बता दिया। हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑड नंबर की सीरीज का भी फॉर्मूला होता है। जो ऑड नंबर की सीरीज कभी भी आ रही है ना आपके पास, ऑड नंबर की सीरीज वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट टिल एन, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल एन का स्क्वायर। ये बहुत आते हैं इसके क्वेश्चंस पेपर में। इसी तरीके से इवन नंबर की सीरीज का फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। लेट सपोज आपके इवन नंबर की सीरीज आ रही है, लेट सपोज टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस डॉट 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 टिल एन का स्क्वायर। ये बराबर होता है किसके, हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन के। ये बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आने चाहिए, पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ अलग से और भी बता पास आ रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, और ये क्यों फास्ट साइड पे पूछा गया। क्या क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, y इज इक्वल टू एल एन वन डिवाइडेड बाई एक्स। क्या कह रहे हैं भाई, y इज इक्वल टू एल एन वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये क्वेश्चन है। कहते हैं इसका डेरिवेटिव बताओ। तो मेरा बेटा एल एन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, एल एन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है वन डिवाइड बाय फंक्शन। देखो ये जो वन डिवाइड बाय एक्स आ रहा है बेसिकली एल एन का क्या है, फंक्शन है। तो ये चला जाएगा डिवीजन में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल एन। एल एन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, वन डिवाइड बाय फंक्शन। ये पूरा का पूरा भी एल एन का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय वन बाय एक्स, सही है ना। और आगे क्या हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव आप लोगे इस वन बाय एक्स का, तो वन बाय एक्स का जल्दी से डेरिवेटिव ले लेंगे मेरा बेटा। आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। अच्छा अगेन मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, तो एक्स ऊपर जाके बन जाएगा। और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, सिंपल तरीके से x सब नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके बन जाएगा x की पावर नेगेटिव वन। तो x की पावर नेगेटिव वन का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले लिखी जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी x की पावर नेगेटिव टू, सही है ना। फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो ऑब्वियसली वन ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन पहले आ जाएगा, x की पावर में क्या है, नेगेटिव का टू है। तो भाई सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पावर में नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, इसको ऊपर से नीचे सेंड करेंगे, तो नीचे आगे क्या बन जाएगा, x की पावर का स्क्वायर बन जाएगा। तो बचा है क्या आ जाएगा, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। तो x की पावर नेगेटिव वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय एक्स। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा। तो ये फास्ट साइड के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आईबीएस साइड पे भी बहुत आ सकते हैं, तो इसलिए आपको अपने जहनों में रखना है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि लेट अ लाइन एल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कहा जाता है कि आपके पास कोई लाइन एल है, वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। इफ पी पॉइंट माइनस सेवन कॉमा माइनस टू लाई ऑन इट, देन द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा भाई सिंपल सी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि यार आपके पास एक लाइन है, आपके पास क्या एक लाइन है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सही है, इस तरीके से होगी। कहते हैं कि यार तुम्हारे पास एक पॉइंट है P, और पॉइंट P की वैल्यू दे रहा है माइनस सेवन कॉमा माइनस टू, और पॉइंट Q की वैल्यू दे रहा है मेरा बेटा A कॉमा टू। कहता है बताओ A की वैल्यू क्या होगी। अब दो तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये जो पर्टिकुलर आपके पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स उसे दे दिए, और साथ में बता दिया कि ये लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। भाई देखो साफ तौर पे हमें मुझे A की वैल्यू चाहिए।
अब ए की वैल्यू फाइंड करने का आसान तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर लाइन, जो लाइन परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लूं। तो भाई इस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। देखो एक पॉइंट है -7 कॉमा, एक पॉइंट आ रहा है -7 कॉमा -2, दूसरा पॉइंट आ रहा है a कॉमा 2। पहले पॉइंट को क्या कहते हैं, x1 y1, दूसरे पॉइंट को क्या कहते हैं, x2 y2। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1, इट विल बी 2 माइनस माइनस प्लस का 2, ये नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस माइनस प्लस का 7। सही है ना। तो हमारे पास ये हो जाने 4 डिवाइडेड बाय a प्लस 7। तो ये आपके पास आ गई स्लोप m1 की वैल्यू। सही है, आपने ग्रीन वाली जो लाइन थी परपेंडिकुलर, इसका सबसे पहले स्लोप निकाल लिया। अब देखो आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइन परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, अच्छा आपसे कहा जा रहा है ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये लाइन किसके परपेंडिकुलर आ रही है, एक्स एक्सिस की। सॉल्व वैसे मैं दो तरीके से करवा सकता हूँ, पहले पहला आसान तरीका बता देता हूँ। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, व्हेनेवर अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जब कभी दुनिया में कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है। हमेशा ये बात जिंदगी में याद रखिएगा। तो भाई आपको ये बात हमेशा मालूम होनी चाहिए, दुनिया में कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, इट सिंपली मींस कि वो लाइन वाई के पैरेलल है। और जो लाइन वाई के पैरेलल होती है या वाई की एक लाइन के ऊपर, हमेशा स्लोप की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। इस स्लोप की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, 1/0। क्या हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई a प्लस 7। चूंकि हमें a की वैल्यू चाहिए और नीचे है, तो पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 7। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, नेगेटिव का 7 होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपने कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन में सारी बातें बताई भी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास एक लाइन है और वो लाइन किसके परपेंडिकुलर आ रही थी, वो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन थे और आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है, ये भी हो गया है, ये आईक्यू का क्वेश्चन था वो तो सिंपल। अच्छा नेक्स्ट आगे मूव करेंगे मेरा बेटा, आगे के क्वेश्चन। अच्छा आईक्यू के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैंने मेरा बेटा ड्राइव के अंदर आईक्यू के सॉल्व पेपर्स अपलोड कर दिए, तो उनको भी देख लीजिएगा, वो करके चले जाइएगा। आईक्यू यार बेसिक मैथ्स पे डिपेंड करता है, उसके आप कोई लॉजिक नहीं हो सकती उसके लिए। आप जितने भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस देख लो, वो आपको कहीं ना कहीं बेसिक मैथ्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है थीटा की वैल्यू है π/4। क्या कहता है, थीटा की वैल्यू है π/4 और तुम्हारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस का cos थीटा। और क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन दे रहा है कि लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग टू π/4, सही है ना। और यहाँ पे दिया जा रहा है आपको cos 2 थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरा बेटा हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब जहन में बात आती है सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। भाई आसान चीज है, मसले की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपको ये बात भी मालूम है कि आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाते हो तो आप क्या करोगे। भाई सबसे पहला काम, कभी भी लिमिट्स का क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने पहला काम ये करना होता है कि जो भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है उसको डायरेक्टली पुट करवा के चेक करो। अगर तो पुट करवा के चेक करने के ऊपर आपका आंसर 0/0 बनता है, तो इसका मतलब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको बहुत दफा डिस्कस भी कर चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो मेरा बच्चा अब देखो, अगर मैं साइन थीटा/4 या कॉस थीटा/4 रखता हूँ, तो मुझे बात मालूम है कि साइन थीटा/4 और कॉस थीटा/4 की वैल्यू सिमिलर होती है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि नीचे 0 बन जाएगा, यानी कि इंफिनिटी आ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली पुट करने पे तो खतरा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि भाई एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि भाई ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग ले लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग ले लो। ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। मगर अगर आप थोड़ा सा भी गौर करो इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आसान तरीकेकार क्या है, आसान तरीकेकार ये कि भाई आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास, cos का डबल एंगल के 3 फॉर्मूलाज होते हैं ऑल दो। एक फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सही है ना। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना भाई। और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन में हमारे पास मेरा बेटा क्या बन जाएगा, नीचे डिवीजन में अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो बेटा माइनस साइन कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया ना। अब देखो, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो रही है क्या, थीटा अप्रोचिंग टू π/4। अब देखो आपको मालूम है ऊपर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस का साइन थीटा, cos थीटा प्लस का
साइन थीटा, और नीचे इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। सही है ना, हम सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा था सिंपल कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। मेरा बेटा इस cos थीटा माइनस साइन थीटा से ये वाला cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आप फाइनली अपनी लिमिट जो आपकी अप्रोच कर रही है पाई/4 के ऊपर वो अप्लाई करवा सकते हो। सही है ना भाई, अब आप लिमिट अप्लाई करवा दो। अच्छा माइनस साइन जो नीचे था मैंने इसको पहले ऊपर रख दिया था। अच्छा भाई, अब जब लिमिट अप्लाई करवाऊंगा तो मेरा बेटा cos पाई/4 की वैल्यू और sin पाई/4 की वैल्यू सिमिलर होती है। क्या होती है भैया, √2/2। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का माइनस बाहर एज इट इज, √2/2 प्लस का √2/2, या 1/√2 भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का माइनस, ऊपर हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट गया, तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का √2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा आपके पास, माइनस का √2। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपके पास, माइनस का √2। क्लियर है मेरा बच्चा, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम सेम है तो नीचे वाला 2 एक बार लिखा जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 2√2, तो ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल आउट कर देगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा, ये आ जाएगा √2। इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बच्चा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया है, ये भी बता चुका हूँ। अच्छा भाई, ये कहता है कि भाई आपके पास एक एलिप्स है जिसकी इक्वेशन उसने दी हुई है x² डिवाइडेड बाय 12 प्लस का y² डिवाइडेड बाय 13 और इक्वल टू के बाद 1 आ रहा है। हमसे कहते हैं कि भाई बताओ, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल हो जो कि ओरिजिन के ऊपर लाई करता हो, जिसका रेडियस हो 3 के बराबर, तो बताओ ये इंटरसेक्ट, स्पेलिंग अलग लिखी हुई, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, इंटरसेक्टिंग टचेस द इलिप्स ऑन डैश पॉइंट्स। अब ये जो माशाल्लाह से इंग्लिश लिखी हुई है फास्ट वालों ने, तो मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत इंग्लिश है, इसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, तो अजीब इंग्लिश लिखी हुई है, इंटरसेक्टर टचेस द इलिप्स इन डैश पॉइंट्स, तो अजीब इंग्लिश है। सो वी कैन अज्यूम कि यार माशाल्लाह से जो इंग्लिश उन्होंने लिखी है उसके मुताबिक ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक इलिप्स मौजूद है, उसके ऊपर सर्कल मौजूद है, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा होगा। तो मेरा बच्चा देखो गौर से, अगर आपके पास एक सिंपल सा इलिप्स आ रहा है, अच्छा मुझे इस इलिप्स को देख के साफ पता चल रहा है कि भाई इसका इलिप्स का मेजर एक्सिस कहाँ का आ रहा है, वाई का, क्योंकि वाई के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। एंड वी नो दिस थिंग कि भाई इलिप्स में जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है। लेट्स सपोज एक इलिप्स आ रहा है, और साथ ही मेरे पास हमारे पास क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर सर्कल है। क्या है भाई, हमारे पास एक लेट्स सपोज एक सर्कल आ रहा है, इसको मैं जरा इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ सर्कल को, ये सर्कल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है कि भाई जो आपके पास पर्टिकुलरली इलिप्स है ना, सर्कल है, सेंटर, सर्कल का सेंटर चूंकि हमें कहाँ गिवन है, हमसे कहा गया है कि भाई हमारे आपके पास जो सर्कल का सेंटर गिवन है, ये कहाँ पे गिवन है भाई, ये गिवन है ऑन ओरिजिन। ये कहाँ गिवन है मेरा बेटा, ओरिजिन के ऊपर गिवन है। तो लेट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे ये पर्टिकुलरली ओरिजिन के ऊपर सर्कल का सेंटर भी आ रहा है। सही है ना। अब क्वेश्चन ये एग्जामिनर मुझसे पूछना चाह रहा है कि भाई बताओ, तुम्हारे पास अगर सर्कल का रेडियस 3 के बराबर है, सर्कल का क्या है 3 के बराबर आ रहा है रेडियस, यानी कि सर्कल का सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस गिवन है कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो इस एग्जामिनर हमसे पूछता है कि बताओ इस पर्टिकुलर सर्कल कहाँ पे टच कर रहा होगा, इंटरसेक्टिंग कहाँ पर आ रहा है। अब ये लफ्ज अजीब ही लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट्स और टचेस द इलिप्स ऑन डैश पॉइंट, यानी कि जो सर्कल है ना ये इंटरसेक्ट, अच्छा या तो ये लिखा हुआ है उन्होंने इंटरसेक्ट और टचेस द इलिप्स, यानी कि सर्कल कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट टच कर रहा होगा इलिप्स को। देखो अगर आप इस बेसिक डायग्राम को देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास सर्कल जो होगा वो इलिप्स को हमेशा 2 पॉइंट पे टच कर सकता है अगर वो उसी के अंदर फॉर्म हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर सिंपल तरीके से 2 होगा अगर आप बेसिक डायग्राम को लेके चलते हो, क्योंकि इसके अलावा इसको सॉल्व करने का और कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। आप इसका फोसाई वगैरह निकाले कुछ कर नहीं सकते सर्कल का, क्योंकि आपसे इलिप्स का, क्योंकि आपसे यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि भाई जो आपके पास सर्कल है ना उसका सेंटर ये आ रहा है, रेडियस ये आ रहा है, इंटरसेक्ट्स और टचेस। अच्छा ये इंटरसेक्ट्स लिखा हुआ था, उन्होंने और के पास स्पेस ही दी हुई थी इंटरसेक्ट और से पहले, इंटरसेक्ट और टचेस द इलिप्स, यानी कि सर्कल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट टच कर रहा है एक इलिप्स को। तो हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कह रहा है इफ आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि भाई बताओ आई और पर्टिकुलर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जे का क्या होगा। देखो मेरा बच्चा, हमेशा ये बात अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट शॉर्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए, कभी भी आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट का, यूनिट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए, हमेशा आपको एक चीज अपने जहन में रखनी है, सिमिलर एलिमेंट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, सिमिलर एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट ये हमेशा बराबर होता है 1 के, यानी कि आई डॉट आई बराबर किसके होगा 1 के, जे डॉट जे बराबर होगा किसके 1 के डॉट के बराबर होता है किसके 1 के। और कभी भी अनसिमिलर एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट, अनसिमिलर एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, यानी कि आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के हो गया, आई डॉट के हो गया। सही है ना। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर
जो सिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। किसका? सिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जे क्रॉस प्रोडक्ट जे या के क्रॉस प्रोडक्ट के, ये हमेशा जीरो के बराबर होंगे। वाइल अनसिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थर्ड एलिमेंट होता है, यानी कि आई डॉट जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा अनसिमिलर एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा के, या जे डॉट आई का बराबर होगा नेगेटिव का के। ये फॉलो करता है इस पैटर्न को, आई जे के। ये सारी बातें मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाई भी होती है बेटा, ये सारी बातें मैंने पढ़ाई भी है। तो भाई अगर आई और जे आ गया तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव का के, अगर के और आई आ गया तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव का जे, और अगर आपके पास आई और जे आ गया तो पॉजिटिव के होगा, अगर जे और के आ गया तो पॉजिटिव का आई होगा, मगर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज पे चला जाएगा तो नेगेटिव में भी आ सकता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? के द यूनिट वेक्टर इज अलोंग द जेड एक्सिस। जाहिर सी बात है जेड एक्सिस के अलोंग होता है के वाला, तो क्या होगा आंसर? के होगा, आई डॉट जे का, आई क्रॉस प्रोडक्ट जे का आंसर। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है? कहता है भाई द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज रेडियस 12 सेंटीमीटर व्हिच कट एन आर्क ऑफ 12। तो बताओ इसका आंसर क्या है? अच्छा रेडियन का मतलब एंगल पूछ रहा है आपसे। अच्छा भाई आगे कहता है कि भाई सर्कल के ऊपर रेडियस उसने आपको दे दिया, आर की वैल्यू दे दी है 12 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ गिवन है आपको, आर्क लेंथ की वैल्यू यानी कि एस की वैल्यू गिवन है 18। तो हमें बात मालूम है कि भाई क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, सही है ना? एस की वैल्यू 18 है, आर की वैल्यू गिवन है 12 थीटा का थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 18 डिवाइडेड बाय 12, क्या हो जाएगा? 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, सही है ना? तो 9/6 कर देंगे। 9/6 क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। सिंपल तरीके से क्या करोगे? 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 को अंदर डालो, 2 बाहर चला गया, 2 1 जार 2 होता है, सही है ना मेरा बच्चा? अब क्या बचा? खाली 1 बचा। 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा? खाली 1 बचेगा। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगा के 0 आ गया, क्या हो जाएगा? 2 5 जार 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1.5। तो आंसर क्या होगा? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 रेडियंस। इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 10। अब आयोटा की पावर 10 है या आयोटा की पावर 30 है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल में आयोटा की पावर 10 था। बहरहाल मैं दोनों करवा देता हूँ। अगर तुम्हारे पास आ जाए, लेट्स सपोज आयोटा की पावर 30 आ जाए, तो भाई आयोटा कभी भी आयोटा के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी हमेशा आयोटा स्क्वायर फॉर्म करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 1 2, 2 5 10, 15 के ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरा बेटा बराबर होती है -1 की, तो पावर में 15 है, तो क्या बन जाएगा? -1 की पावर 15। -1 के ऊपर कैसी पावर आ रही है? इवन पावर। इवन पावर का मतलब ये होता है कि मेरा बेटा ये नेगेटिव साइन नेगेटिव रहेगा, तो आंसर नेगेटिव 1 होगा। अगर ये आयोटा की पावर 30 था, यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे करेक्टली क्या था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में आयोटा की पावर 30 ही था, बहरहाल आयोटा की पावर 30 पे सॉल्व कर लोगे। लेट सपोज अगर आयोटा की पावर 10 पे आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? अगेन 2 को कन्वर्ट करवा दो। कभी भी आयोटा के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी हमेशा आयोटा स्क्वायर फॉर्म करते हैं। मुझे बताओ क्या 2 के टेबल में 10 आता है? आप बोलोगे बिल्कुल आता है। 2 की किस पावर पे आता है? 5 पे आता है। 2 5 10, तो भैया सिंपल तरीके से आयोटा स्क्वायर अगेन बराबर होगा -1 की पावर में 5, तो -1 की पावर 5 ऑड नंबर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव का 1। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा? सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, करवा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है, काफी सारे बच्चों ने शेयर किए हुए थे ना मेरा बेटा। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बताओ आप cos 3π/2 माइनस के y को किस फॉर्म में लिख सकते हो? भाई ये वाले क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 2, मैंने आपसे क्या कहा था? ट्रिगोनोमेट्री का मेरा लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, $1 बिलियन का लेक्चर। मैंने आप तमाम लोगों को कहा है उसको करके जाइएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में नस्ट में, उस लेक्चर को लाजमी करके जाना है। कहता है कि भाई cos cos 3π/2, 3π/2 किसके बराबर होता है? 270 डिग्री के बराबर होता है। नहीं मालूम तो चेक कर लो बेशक। 3π/2 को अगर तुम कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, इसको डिग्री के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया, 3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 270 के बराबर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 270, और आगे गिवन है माइनस का y। क्या गिवन है? माइनस का y। सही है ना भाई मेरा बच्चा? ये माइनस ही है, माइनस ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो बेटा? ये सारे लेक्चर्स मैंने करवाए हुए क्वेश्चन। भाई सबसे आसान तरीकेकार है। क्या आसान तरीकेकार है? आपको प्रिंसिपल एंगल के ऊपर गिवन है वैल्यू, सही है ना मेरा बच्चा? तो आपने क्या एज्यूम करना है? आपने सबसे पहला काम देखना होता है रेफरेंस एंगल कहाँ का है। रेफरेंस एंगल आ रहा है 270 का, वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन का अगर रेफरेंस एंगल हो तो इसका मतलब आंसर के अंदर कॉस नहीं आएगा बल्कि साइन आएगा, और जो भी दूसरा एंगल है वो आंसर में लिखा जाएगा, पहली चीज। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं। अब ये पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा, ये बात डिसाइड करता है। ये बात क्या कौन डिसाइड करेगा भाई? ये बात डिसाइड करेगा ये पूरा एंगल 270 माइनस का एंगल, 270 माइनस एंगल 270 डिग्री। देखो यहाँ पे होता है, इसका मतलब क्या है? 270 माइनस का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, यानी कि मेरा ये पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। कॉस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। अगेन रिपीट कर देता हूं बेटा, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये वाले सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइनस का साइन बाय। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ द ई सर्कल। अच्छा, द रेडियस ऑफ द
रेडियस ऑफ द ई सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा मैं इसको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है भाई, परेशान होने की बिल्कुल भी कतई तौर पे जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तुमसे कह रहा है कि भाई रेडियस ऑफ द ई सर्कल यानी कि स्ट्राइप्ड सर्कल, रेडियस किसका मांग रहा है भाई, स्ट्राइप्ड सर्कल का मांग रहा है। तो याद रखिएगा मेरा बेटा, सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ये वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं पेपर के अंदर, इकोनोमेट्री में सारी बातें पढ़ाई हुई हैं। इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। और फिर एस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये होता है R1 के लिए होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, R2 के लिए होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, और R3 के लिए होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का सी। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारा डेल्टा ए बी सी के अंदर वर्टेक्स सी के रेफरेंस से निकालना है, तो वर्टेक्स सी के रेफरेंस से क्या होगा, R3 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का सी। क्या होगा भाई, R3 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, वर्टेक्स सी के रिस्पेक्ट से बताओ, यानी कि वर्टेक्स सी के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा भैया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या मसले की बात है मेरा बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब यार ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन भी आया हुआ है फास्ट साइड के ऊपर, देखो ये तो तौहीन है हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए तो तौहीन है ये चीज कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। सिंपल तरीके से दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालोगे, क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस का 6 माइनस के 4 का यानी कि होल स्क्वायर, प्लस का साइन बाय 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 2 प्लस के 3, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 रूट के अंदर 25, रूट का 25 बराबर होगा 5 के, आंसर आ जाएगा 5। मतलब ये इतना हलवा क्वेश्चन है कि मैंने डायरेक्टली वर्बली सॉल्व कर दिया भाई, इसमें कोई मतलब चीज नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अच्छा भाई, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, ओके ओके ओके, क्वेश्चन मजे का है, मुझे लिटरली मजे का लगा भाई, इसको तो अपने लेक्चर में शामिल करूंगा मैं। क्वेश्चन कहता है लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस का, और आगे कहता है 3 इंटू रूट में -9। तो पहले तो उसको सही शेप पे लेकर आ जाओ भाई, माइनस के साइन को रूट से बाहर निकालोगे तो जाहिर सी बात है बाहर आके आयोटा बन जाएगा, है ना भाई, बाहर आके आयोटा बन गया। अब रूट में क्या बचा, 9, रूट 9 बराबर 3 के 3 यानी कि बाहर आके 9 बन जाएगा, यानी कि z की वैल्यू क्या गिवन है तुम्हें, 3 प्लस का 9 आयोटा। सर 9 आयोटा कैसे गिवन था भाई, देखो माइनस का मतलब क्या है कि तुम आयोटा बाहर चला गया, तो रूट में क्या बचेगा, रूट 9 बराबर होता है 3 के, तो ये 3 आयोटा इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 आयोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं गिवन था, एग्जामिनर तुमसे खेलना चाह रहा था, तभी तुम्हें z की ये वैल्यू दी। आगे क्या कहता है भाई, आगे कहता है 2z, और आगे कॉन्जुगेट मांग रहा है। क्या कह रहा है, 2z कॉन्जुगेट, 2 का 2 एज इट इज, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना, कर दिया भाई। अब क्या करें, अब सिंपल तरीके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 9 2 क्या हो जाएगा, 18 आयोटा हो जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं हमसे, हमें z की वैल्यू ये गिवन थी, और हमसे कहा जा रहा है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ 2z बार, यानी कि सिंपल कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि 2z कॉन्जुगेट, सही ना। तो हमने 2z कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर ली। मेरा बेटा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल्का मत लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ बताओ अब 2z कॉन्जुगेट का। भाई 2z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 6 माइनस का 18 आयोटा। हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बताओ। तो मेरा बच्चा मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इसको पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले आते हैं, क्या बन जाएगा 6 नेगेटिव 18। तो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहली वाली टर्म को ऑलरेडी लिखो, नीचे 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, सही है, कॉमन डालोगे, फिर ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का होता है। अब यहाँ पे इस वाली टर्म के साथ भी नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 आएगा, अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है सिंपली, क्या बन गया 6 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है मेरा बच्चा। तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया 360 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 360 होता है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय अगेन 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 30 और 18 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 360, सही है ना भाई। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 360 डिग्री। ओके अब क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई कर लो, 6 डिवाइडेड बाय 360 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल काम है, 6 को डिवाइड करो 360, 6 1 6 6 6 36, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/60। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 18 के टेबल में 360 कहां पर आता है, आप लोग परेशान हो जाएंगे भाई सर 360 कैसे निकालें। तो बेटा 18 के टेबल में 360 कहां पर आएगा, और से देखिएगा कि भाई 18 1 18, और 18 आपके पास किसके ऊपर डिवाइड हो सकता है 360 के ऊपर भाई, अल्लाह भला करे, 18 2 8 2 16 का 6 सही है ना, 18 2 क्या हो जाएगा 360, तो क्या बन गया आपके पास 18 के टेबल में कहां पर आता है 20 के ऊपर आता है ना भाई। तो 18 1 18 और नीचे क्या आ गया आपके पास 20 आ गया, क्या आ गया मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 20 आ गया, है ना भाई। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या हो सकता है 1/60 1/20, 1/60 1/20, क्लियर है मेरा बच्चा।
बड़ा सिंपल तरीके से क्या बन गया, 6 डिवाइडेड बाई 360 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 60, और 18 डिवाइडेड बाई 360 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 20। यानी कि मल्टीप्लीकेशन इनवर्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 60 कॉमा 1 बाय 20। ये फाइनली आपका आंसर आ गया किसका, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का। मगर जब आप अपने ऑप्शंस देखते हो तो आपके ऑप्शन सारे के सारे मजीद सिंप्लीफाइड है, यानी कि आपके ऑप्शंस के अंदर कहीं भी आपको ये आंसर नहीं मिल रहा। अब बच्चा पैनिक कर जाता है, सर हमारा आंसर शायद गलत आ रहा है। नहीं, आपने यहाँ तक का काम बिल्कुल सही करा। क्या काम करा भाई, देखो सबसे पहले आपको मुश्किल सा क्वेश्चन गिवन था, आपने यहाँ से सबसे पहले वैल्यू को फिगर आउट करा। आपने बोला कि भाई देखो z की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 3 + 9 आयोटा। उसके बाद आपसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स मांगा हुआ है 2z कॉन्जुगेट का। तो भाई देखो 2z बार का आपने सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकाला। पहले आपने इसका z कॉन्जुगेट निकाला, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और फिर सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का फॉर्मुला यूज करा, जो कि क्या होता है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, कॉमा नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मुला यूज करा। आपके पास फाइनली अब ये आंसर आ रहा है। अगर मैं इस आंसर को वापस से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 बाय 60 प्लस का 1 बाय 20 आयोटा। अब देखो नीचे अगर मुझे एलसीएम सेम बनाना है तो जाहिर सी बात है 20 3 से 60 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय 60 प्लस का 3 आयोटा बाय 60। अब चूंकि दोनों की बेसिस सेम आ रही है, 60 एक ही बार लिखा जाएगा, और ये ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस का 3 आयोटा। गौर से चेक करो कि ऑप्शन नंबर ई यही आंसर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है मेरा बच्चा? तो भाई देखो ये जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे फर्दर कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अगेन, सिंपल बेस्ड आईक्यू का क्वेश्चन आ रहा है, 15 की सीरीज चल रही है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ नेक्स्ट पर्टिकुलर एमसीक्यूज कौन सा होगा। भाई ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है अगेन किसका आ रहा है, बेसिक आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने इसके लिए आईक्यू के जो मैंने पेपर्स डाले हैं उनको आपने तरीके से फॉलो अप कर लेना है, सॉल्यूशन भी मौजूद है उनमें, मैंने समझाया हुआ सारी चीजें, और जहां से मुझे जो मिले थे सॉल्यूशन बेस मैंने वो भी सारे अपलोड कर दिए थे। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे कहता है कि द सेट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 is an abelian group with respect to the standard multiplication and inverse of the omega square is। अब इसने इतनी सारी ढेर सारी इसने अंग्रेजी लिख दी है, और बड़ा आसान सा एमसीक्यूज है। कहता है कि भाई जो सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे हमेशा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। एग्जामिनर खुद कह रहे हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी भैया, 1 के बराबर होगी। आगे कहता है ये एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना। एबेलियन ग्रुप का मतलब ही क्या होता है मेरा बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर कोई चीज प्रूव करे उसको एबेलियन ग्रुप कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन। आगे कहता है देन इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि भाई अगर एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन देन इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर यानी कि कह रहा है बताओ ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, और जाहिर सी बात है ओमेगा होगा। मेरा बेटा हमेशा बात ध्यान में रखिएगा कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, ओमेगा होता है, यानी कि 1 बाय ओमेगा का इनवर्स होता है ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से आपके पास ओमेगा किसका इनवर्स होता है, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का, यानी कि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ इनवर्स ऑफ ओमेगा क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर होता है। इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये ओमेगा के बराबर होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा मेरा बेटा, ओमेगा के बराबर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है ये। और ये प्रॉपर्टी हो क्यों नहीं होती, वो भी वैसे बता देता हूँ कि भाई ये बात मैंने ऑल दो इक्वेशंस के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स को क्लियर करी भी होती है। कहां गया ये रहा पेज, कि भाई क्या होता है कि आपको ये बात चूंकि मालूम होती है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो इसीलिए अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय ओमेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहे हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ए की पावर टी आ जाए और ए की पावर टी बराबर आ रही है किसके, ए के, तो बताइए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी दैट ए की पावर टी, यानी कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर अगर एक रिस्पेक्टिव पावर आ रही है, क्या आ रही है मेरा बच्चा, एक रिस्पेक्टिव पावर आ रही है, और फिर भी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है बड़े मजे का है। कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे मैट्रिक्स के ऊपर एक सर्टेन पावर आ जाए, और फिर स्टिल तो जब तुम उसको सॉल्व करते हो तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए वापस से मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं मेरा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस बात को मैट्रिसेस के टॉपिक के अंदर लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। क्लियर है भाई? अब ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, देन आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज गिवन है, सिंपल सी सीरीज है भाई, 1 2 6 15 31। अगला नंबर ये स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको लोगों को ये वाला करवा चुका हूँ, सही है ना भाई। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज अगेन, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कह रहे हैं, सर्कल रिप्रेजेंट दी। अच्छा भाई, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़े मजे का क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक पर्टिकुलर सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सही है ना। आगे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आगे कहता है माइनस का 8y
प्लस का 10 इक्वल टू 0। कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल है, क्या है तुम्हारे पास एक सर्कल है और एक लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हुए जा रही है। बताओ इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मेरे शागिर्द तो ये कॉन्सेप्ट सारे मैंने पढ़ाए हुए आप लोगों को। और जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उस लाइन की भी वैल्यू उसने आपको दी हुई है, उस लाइन का पॉइंट सॉरी उसने आपको दिया हुआ है। पॉइंट क्या गिवन है 5,1। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको क्या पढ़ाई थी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से जो भी सर्कल की इक्वेशन गिवन है इसका स्लोप निकाल लो। यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू यहाँ से सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। क्या आएगी मेरा बेटा, एक दफा नेगेटिव का सिंबल, एक दफा पूरी इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लो तो क्या बन जाएगा 2x, और बाकी सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, वाई स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, 8y भी जीरो हो जाएगा और 10 भी जीरो हो जाएगा। और एक दफा पूरी इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो एक्स वाली टर्म जीरो हो जाएगी, वाई वाली टर्म का आंसर आ जाएगा 2y, नेगेटिव का 8 आ जाएगा और प्लस का 10 जीरो हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट क्या गिवन है कि टेंजेंट लाइन किस एंगल के ऊपर क्रिएट कर रही है, पॉइंट क्रिएट कर रही है 5,1 के ऊपर। मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 का 2 एज इट इज इंटू 5। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, माइनस का 2 का 2 एज इट इज, और यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 5, और फिर इधर क्या हो जाएगा 2 का 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और आगे हो जाएगा माइनस का 8। सही है ना भाई, तो क्या बन जाएगा माइनस का 10, 2 में से 8 गया तो माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 5/3, यानी कि आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल गया। अब आपको टेंजेंट लाइन का जब स्लोप मिल चुका है, पॉइंट आपके पास पहले से गिवन है। बेटा मैं हमेशा मना करता हूं जो पॉइंट गिवन हो डायरेक्टली उसको उठा के इक्वेशन में मत डाल दीजिएगा। हो सकता है नॉर्मल लाइन भी जानबूझ के एग्जामिनर दे रहा हो तो दो एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा इक्वेशन में हो सकता है पॉइंट वेरीफाई हो रहा हो, क्योंकि नॉर्मल लाइन पे भी पॉइंट वेरीफाई करेगा। इसीलिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से, आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप हमने निकाल लिया, क्या करोगे भाई फॉर्मुला अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मुला होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। क्लियर है मेरा बच्चा, y माइनस का y1, देखो पॉइंट क्या गिवन है 5,1, 1 का 1 एज इट इज। स्लोप की वैल्यू क्या आई, स्लोप की वैल्यू आई तुम्हारे पास 5/3, स्लोप की जगह पे आ जाएगा 5/3। x माइनस का x1, x1 की वैल्यू क्या आई 5 3 यहाँ पे डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाए, क्या बन जाएगा 3y माइनस का 3 इक्वल टू के बाद 5x माइनस का 5 5 25। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 5x माइनस का 3y माइनस 25 प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए एक रिव्यू के ऊपर आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है y इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर dy बाई dx निकालना है। भैया आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करोगे, क्योंकि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, डेरिवेटिव के अंदर 3 की पावर एलरेडी लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, बीच में साइन आएगा प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो अब उसका डेरिवेटिव नहीं लोगे उसको एलरेडी लिख दोगे, जिसका नहीं ले डेरिवेटिव उसका लोगे। 3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, 3 की पावर x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 3 की पावर x, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंट एज इट इज एक बार लिखा जाएगा, फिर एल एल लूंगा नीचे वाली टर्म के ऊपर, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर से 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये हमारे पास देखो भाई करने के वैसे तरीके तो एक और भी है कि हम सिंपल तरीके से हम लोगों ने जिस पैटर्न को फॉलो अप किया है इसी पैटर्न को लेके चलते हैं, मगर एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि नीचे से एक्स कॉमन ले लें अगर आप लेना चाहो, वरना जरूरत नहीं है, वरना जरूरत तो नहीं है, ऐसे ही रहने दो। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 2x इंटू 3 की पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 3 की पावर x इंटू ln3। चेक कर लो कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा ये वाला, कहाँ है भाई, मेरे ख्याल में 2x इंटू 3 की पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल गिवन है, बताओ ये सर्कल के अंदर ये पॉइंट कौन सा इनमें से पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अच्छा पॉइंट की वैल्यू गिवन है 0 कॉमा समथिंग, पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, लेट्स सपोज 0 कॉमा y। आपसे कह रहे हैं कि उस पॉइंट की वैल्यू बताओ जो कि इस सर्कल के इनसाइड इनसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है, लाइज इनसाइड दी सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है वो भी आपको दिखा देता हूं। सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो आपके पास x की वैल्यू तो वैसे जीरो है, तो x तो वैसे ही खत्म हुआ है आपका। आपको यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि y की वैल्यू रखने के ऊपर आपके पास आंसर कैसा आए, नेगेटिव में आए। क्योंकि जब कभी आपके पास आंसर, जब आप पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालो और अगर आपका आंसर लेसर देन 0 आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पॉइंट है वो इनसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है। तो आपने y की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी सूरत में नेगेटिव का आंसर आ रहा हो। अच्छा भाई देखो जब नेगेटिव का अगर मैं 1 रखता हूं तो नेगेटिव का 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 नेगेटिव का आंसर आ सकता है।
तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 1 आंसर हो सकता है। अगली चेक कर देते हैं भाई, नेगेटिव का रूट 2 रखने के ऊपर। मेरा बेटा नेगेटिव का रूट 2 रखने 2 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि आंसर इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑन दी सर्कल है। इसी तरीके से अगर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, इसका मतलब आउटसाइड दी सर्कल होना। और रूट 2 रखने पे भी वही चीज मिलेगी और नेगेटिव 2 रखने के ऊपर भी वही चीज मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर है बाहर, नेगेटिव साइन वैसे खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, नेगेटिव का 1, क्योंकि नेगेटिव का 1 को जब मैं अंदर रखूंगा नेगेटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। एक में से 2 निकालूंगा तो आंसर क्या बचेगा, नेगेटिव 1। पॉइंट को रखने पे अगर सर्कल का आंसर नेगेटिव में आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, इसका मतलब पॉइंट इनसाइड दी सर्कल होता है। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब ऑन दी सर्कल होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब आउटसाइड सर्कल। सारी बातें मैंने पढ़ाई भी है। अगेन ये वही टेबल आ गया भाई। अच्छा भाई, कहता है फ्रॉम दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। अच्छा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है रूट्स के टॉपिक का। आपको एक कह रहा है इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स आ रहे हो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। सबसे पहले फाइंड कर लोगे सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। 2 प्लस आयोटा प्लस का 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, आयोटा से आयोटा कट गया, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएंगे आपके पास, प्लस के 4 के बराबर आ जाएंगे। बेटा क्या कॉन्सेप्ट है दोबारा देख लीजिए। आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स गिवन है, कहा जा रहा है बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले फाइंड क्या कर लोगे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो 2 प्लस आयोटा, दोनों रूट्स को आपस में सम ले लूंगा तो ऑब्वियसली प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा। और फिर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। मेरा बेटा क्या आ जाएगा, मेरा बेटा इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 प्लस आयोटा जब इंटू 2 माइनस आयोटा होगा, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 के बराबर। तो भाई फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू के बाद 0। तो भाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखो सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की क्या वैल्यू आई, नेगेटिव का पॉजिटिव 4 आई, तो क्या बन गया नेगेटिव साइन फॉर्मूले का 4x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई 5 के बराबर आई इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आपका फाइनली आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0, आपका फाइनली आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक कर लो भाई क्या कह रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या था। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अल्लाह के वास्ते मैं क्वेश्चन को सीधा कर देता हूँ, आपको अपने गर्दन टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बताओ, किसके अंदर 3 माइनस 2x के होल पावर 7 के ऊपर। अच्छा भाई, ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम मेरा बच्चा एक एक कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करा हुआ है। किसी महंगे कोचिंग सेंटर में अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो, मैं माँ बाप के साथ पहले बता देता हूँ। वही सारी चीजें मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़ैया के ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, x की पावर 4 का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसके अंदर 3 माइनस 2x की होल पावर 7 के अंदर। तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर सॉल्व करेंगे। अगर मैं जनरल टर्म फॉर्मूला पे बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई कर दूं, जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a की पावर n माइनस का r इंटू b की पावर r। देखो अभी हमें r की वैल्यू मेरा बच्चा नहीं मालूम, हमें क्या मालूम है कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हुआ है ये a है, ये कंप्लीट की b टर्म आ रही है और ये पावर n आ रही है। इसी फॉर्म में अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 कॉम्बिनेशन r, a किसके बराबर है 3 के बराबर है, पावर में क्या आ जाएगा n यानी कि 7 माइनस का r। b की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, ये आ रही है नेगेटिव का 2x और पावर में क्या आ जाएगा r। तो भाई अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लूं तो क्या बन जाएगा 7 कॉम्बिनेशन r 3 की पावर में 7 माइनस r। और ये r जो है जाहिर सी बात है नेगेटिव के 2 के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और x के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, सही है ना। इसको अपनी इक्वेशन 1 कह दो। आपको क्वेश्चन में फॉर्म क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में जो आपको x की पावर रिक्वायर्ड है वो क्या है, x की पावर 4 है, जबकि आपके पास जो x की पावर आ रही है वो क्या है, r आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम r को अगर r से आपस में कंपेयर करवाएं तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू बराबर आ जाएगी 4 के। तो इस r की वैल्यू 4 को उठा के हमें डाल दीजिए, क्या बन जाएगा t5 क्या बन जाएगा t5। इस कॉन्सेप्ट को बेटा पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को समझाया हुआ भी, तो क्या बन जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 4, 7 कॉम्बिनेशन 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 माइनस का 4, जहां जहां आर आ रहा है में 4 डाल दिया जाएगा। कैसे सॉल्व किया मेरा बेटा, देखो यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन में से जो आपके पास x आ रहा था, जो भी आपका वेरिएबल आ रहा था, उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन है उससे उसको कंपेयर करवा देना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बाइनोमियल के सेकंड लेक्चर में दिया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम के तमाम लेक्चर्स बेटा मैंने अपलोड करे हुए नेक्स्ट लेवल के ऊपर, तो परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। -2 की पावर क्या हो जाएगा 4 और x की पावर भी 4, सही है ना भाई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 7 कॉम्बिनेशन 4 किसके बराबर होता है,
आई बिलीव 35 होता है। और 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 की पावर हाथ में से 4 निकाला तो 3 की पावर ये बन जाएगा क्यूब, ऑब्वियसली 3 की पावर का क्यूब। और नेगेटिव के 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये हमारे पास 16 के बराबर आ जाएगा पॉजिटिव का, इनटू x की पावर 4। अब इन टर्म्स को आपस में सिंपलीफाई करवाना है। 35 3 की पावर क्यूब क्या होता है भाई, 3 की पावर क्यूब हो जाएगा आई गेस 27। तो क्या बन गया 35 इंटू 27 इंटू 16 इंटू एक्स की पावर 4। अब जल्दी से सिंपलीफाई कर लो, 27 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 27 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बेटा क्या आ रहा होगा, 7 6 जार 42 का 2 और 4, 6 2 जार 12 और 6 जार 42 का 2 यहाँ पे और 4 कैरी, 6 2 जार 12, 12 में 4 का इजाफा कर दीजिए, 12 में 4 का इजाफा करोगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 12 में 6 का इजाफा। आई बिलीव सिंपल सी मैथ्स है। क्या हो गया मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 18 है ना भाई, 18। उसके बाद 8 का 8 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, क्रॉस का क्रॉस, 7 1 जार 7, 2 1 जार 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 2 का 2, 8 सत्ती 3 का 1 कैरी 432। तो 27 इंटू 16 क्या हो जाना है आपके पास, ये आ गया 35 का 35 इंटू 432 इंटू एक्स की पावर 4। अब 432 को सिंपली 35 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए जल्दी से, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 432 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 35 से। 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16 का 6 और 1, 5 4 जार 20 और 1 21, क्रॉस का क्रॉस, 3 2 जार 6 और 3 2 जार 6, सिंपली 3 2 जार क्या हो गया, हमें 6 आ गया, 3 3 जार सिंपली 9 आ गया, 4 3 जार 12 का 12। तो क्या बन गया, 0 का 0, 6 और 6 12 का 2 और 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का 1 और 1, 2 और 2 4 और 1 5, सिंपली 1 5 1 2 1 0। क्या आ गया, 1 5 1 2 0 एक्स की पावर 4। एग्जामिनर क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि कोफिशिएंट बताओ एक्स की पावर 4 का। तो इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या आ गया, 15120। चेक कर लीजिए आपके पास कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है भाई। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मेरा बेटा क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले दिए हुए थे। आपने सिंपल तरीके से कोफिशिएंट निकाल लेना। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। तो देखो भाई आपके पास, हाँ ये चीज इधर देखिएगा, इधर देखिएगा भाई, वो बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि मैं कितनी दफा ये सारी बातें बच्चों को बताता था कि देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहे हैं कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ किसका, एक्स की पावर 4 का। उसने जानबूझ के एक आंसर के अंदर एक्स की पावर 4 भी दिया हुआ था। अब कुछ नल्ले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो इस ऑप्शन नंबर डी में टिक करके आएंगे, कुछ नल्ले बच्चे ऑप्शन डी में टिक करके आएंगे और समझेंगे शायद उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं बेटा, अंडा मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कोफिशिएंट मांगा हुआ है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ लिखी गई वैल्यू। तो बिल्कुल तुम्हारा आंसर देखो सही आया, 15120 इंटू एक्स की पावर 4, मगर कोफिशिएंट मांगा हुआ है। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। तो सिर्फ तुम्हारे नंबर वाली टर्म आंसर थी, ऑप्शन डी विल नॉट बी योर आंसर, रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टाइप 1 के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करा जो कि फास्ट के पेपर्स के अंदर, और कुछ क्वेश्चन मैंने आईबी वाले भी आपको करवाए जो आईबीए की सीएस के अंदर भी आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए। तो आपने इन लेक्चर्स को ना सिर्फ खुद लेना है बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा भाई एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन फास्ट के 13 जुलाई के पेपर के अंदर पूछा गया था कि टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज लेट्स सपोज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं वो आपस में एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। कैसे टच हो रहे हैं मेरा बेटा, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। देयर आर टू सर्कल्स दैट आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, यानी कि कुछ इस तरीके से दो सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं। आगे कहता है द सम ऑफ देयर एरियाज, यानी कि उनके एरियाज का जो सम आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस, सॉरी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर आ रहा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन पूछा गया था फास्ट के स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ। या इसका इस तरह से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हो इससे मिलते जुलते। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं देखो, आपसे कहा जा रहा है कि दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं। और आपसे कहा जाता है कि भाई इनके जो पर्टिकुलर सेंटर्स के दरमियान की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। लेट सपोज ये सर्कल ए का रेडियस है और इस कोने से लेके सेंटर तक का रेडियस आर एस सर्कल बी का।
तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, सिंपल सी बात है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, और सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई a प्लस बी की वैल्यू बराबर आ रही है किसके, 14 के। a क्या है, सर्कल 1 का रेडियस, और b क्या है, सर्कल 2 का रेडियस। क्लियर है मेरा बच्चा? अब देखो क्वेश्चन में एक और बात भी की हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सम ऑफ देयर एरिया जो है ना 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, एक सिंपल सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सही है ना मेरा बच्चा? तो अगर मैं कहूं कि भाई मुझसे क्या एग्जामिनर ने कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन क्या थी, एंड द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर, यानी कि उन दोनों सर्कल के जो एरियाज का सम आ रहा है, यानी कि सर्कल 1 का एरिया, सर्कल 1 के एरिया प्लस सर्कल 2 के एरिया का सम बराबर है किसके, 130 पाई स्क्वायर के। किसके बराबर है, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के, ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर के, नॉट पाई स्क्वायर के, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर है मेरा बच्चा? अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सो के एग्जामिनर ने जो कंडीशन दी है, सिंपल उस कंडीशन को लिख दिया। कंडीशन क्या है कि भाई a1 प्लस a2 बराबर है, यानी कि सम ऑफ द एरियाज बराबर आ रहे हैं किसके, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर है मेरा बच्चा? ये बात हमसे की जा रही है। अब देखो हमसे ये कहा जाता है एरिया वन क्या होता है। देखो एरिया वन यानी कि सर्कल वन का एरिया, सर्कल वन का एरिया क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब मैंने सर्कल वन के रेडियस को क्या कहा हुआ है, ए कहा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर। इसी तरीके से सर्कल टू का रेडियस भी पाई आर स्क्वायर होगा, बट हमने उसके रेडियस को बी कहा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, पाई बी स्क्वायर। इक्वल टू के बाद किसके बराबर आया हुआ भाई, ये 130 पाई, यानी कि सम ऑफ दी एरिया इक्वल टू 130 पाई। तो भाई देखो इन दोनों यहां से अगर मैं पाई कॉमन लूं तो इस पाई को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 130, क्योंकि पाई से पाई तो कट गया ना। अब देखो आपने पहली वाली टर्म को इक्वेशन 1 कहा, लेट सपोज दूसरी वाली को इक्वेशन 2 कह दिया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से ए की वैल्यू फाइंड कर लूं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 14 माइनस का बी। क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 14 माइनस का बी। सिंपल तरीके से ए की वैल्यू ए में पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू पुट आ जाएगी, 14 माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 130। भाई तमाम वैल्यूज को सॉल्व करवा लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है भैया, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ए का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज सिंपली 196। यहाँ पे बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली आई बिलीव 196 हो जाएगा ये, और माइनस का 14 टू 28 बी हो जाएगा। आगे प्लस का बी स्क्वायर एज इट इज, फिर एक और बी स्क्वायर भी यहाँ पे आ रहा था, इक्वल टू के बाद 130 का 130 एज इट इज। सही है ना भाई? तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा बेटा ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर, माइनस का 28 बी एज इट इज का एज इट इज, 196 में से 130 निकालोगे तो बेटा क्या बनेगा, प्लस का 66 इक्वल टू 0 बन जाएगा। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लीजिए और उसके ऊपर 0 से डिवाइड करवा के खत्म करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 14 भी, ऑब्वियसली हाँ 14 भी होगा ना, प्लस का 33 इक्वल टू 0 बन गया। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से पूरी इक्वेशन में से मेरा बेटा 2 को कॉमन ले लिया और उसको 0 की दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा के खत्म करवा दिया। अब देखिए आपके पास क्या टर्म बन जाएगी। अब ये जो 2 आपने वहां पे जाके खत्म करवाया है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था सारी टर्म से, और वहां पे जाके क्या हो गया, डिवाइड होके फिनिश हो गया। अब आपने सिंपल सा एक काम करना है, और इस सिंपल सा काम क्या करना है मेरा बेटा, कि आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देनी है। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करोगे, बहुत ही आसान तरीकेकार है कि भाई फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो इस तरीके से कि भाई आपके पास ये बीच वाली वैल्यू ब्रेक हो जाए। बीच में वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, माइनस का 14 भी है, तो किस पे ब्रेक होगा, जाहिर सी बात है 11 और 3 पे ब्रेक होगा यार, और किससे आसान क्या हो सकता है। इसको ब्रेक करवाने में मूव करते हैं, ब्रेक करवाने पे जाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 11 बी, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से ऑब्वियसली माइनस का 3 बी, और प्लस के बाद क्या 33 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा बी, पहली वाली टर्म से बी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, बी माइनस का 11, और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस का 11 इक्वल टू के बाद 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे होंगे, एक आ जाएगा बी माइनस 11 और दूसरा आ जाएगा बी माइनस का 3 इक्वल टू के बाद 0। तो बी की दो वैल्यूज आएंगी, एक आ जाएगी पॉजिटिव का 11 और दूसरी आ जाएगी पॉजिटिव का 3। हमारे पर्टिकुलरली दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 और बी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 11 के बराबर। इस तरीके से आपको बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इक्वेशन में डाल के बी की वैल्यू डाल दो। तो अगर बी की वैल्यू में डालता हूं पहले जो आ रही है 3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 में से 3 निकाल दो। 14 में से अगर तुम 3 निकाल दो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 11 बचेगा भाई, क्वाइट ऑब्वियस। ए की एक वैल्यू आ जाएगी 11। अच्छा भाई, और दूसरे नंबर के ऊपर बी की मेरी दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी भाई, चेक कर लीजिए क्या आ रही थी, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, बी की दूसरी वैल्यू क्या थी, 11 थी। क्या थी भाई, बी की दूसरी वैल्यू 11 थी। तो बी की वैल्यू 11 डालने के ऊपर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 में से 11 निकाल दो, ऑब्वियसली 3 मिलेगी। ए की दूसरी वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि ये आपके दो आंसर्स आ रहे होंगे ए और बी के। सही है ना भाई? आपको क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है इजीली फाइंड कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपसे कहता है कि भैया बताओ, अल्लाह भला करे,
क्या कहता है, अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई फाइंड आउट करके बता दो, लेट सपोज कि आपके पास जो है ना, अल्लाह भला करे, डायमीटर की वैल्यू क्या है, तो डायमीटर की वैल्यू क्या आएगी भाई, तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या आई 3 और बी की वैल्यू क्या आई 11, तो 3 टू क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास डायमीटर की वैल्यू 6 और 11 टू 22 आ रही होगी, 6 और 22 आ रही होगी। इस तरीके का एक क्वेश्चन फास्ट के टेस्ट में आया था, इसलिए मैंने सिर्फ मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। ऑल्दो फास्ट के टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इससे निस्बतन बहुत इजी था, जो मैंने बेटा आपको सॉल्व करवाया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजी था। उसके अंदर तो आपको इनफैक्ट सम ऑफ द एरियाज गिवन थे, डिफरेंस ऑफ देयर सेंटर भी गिवन था, और उसके अंदर देन फिर आप चीजें उसने पूछी भी थी, तो मैंने उसके मुकाबले में आपको बहुत आसान चीज करवा दी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना। मैंने उसके मुकाबले में आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन करवाया है, जो फास्ट के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन ये कहता है अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 पाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा भाई, अब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है, उसको इंस्क्राइब किया गया है किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर, ओके, और सर्कल का देन रेडियस पूछ रहा है। सही है भाई, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो। कहता है कि भाई एक स्क्वायर है, वो इंस्क्राइब किया गया है किसी पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, यानी कि लेट सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, उसको सर्कल में डालना है, तो उसको लिए मैं एक लेट सपोज यहाँ पे डायग्राम आपको शो करवा देता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास एक सर्कल आ गया, और उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है। क्या किया गया, इंस्क्राइब किया गया, यानी कि इस तरह कुछ क्वेश्चन आ रहा है। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई देखो, तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, वो इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, और जो एरिया दिया हुआ है आपको, पर्टिकुलरली एरिया क्या गिवन था भाई, एरिया आपको रेडियस गिवन है, सॉरी, आपको उस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस गिवन है, और सर्कल का रेडियस आपको कितना गिवन है 2 पाई, यानी कि सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। आपसे कहता है कि बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमारे पास क्या गिवन है, एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है एक सर्कल के अंदर। इस कंडीशन को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास एक स्क्वायर हो और क्या गिवन हो, वो स्क्वायर इंस्क्राइब किया हुआ है, इंस्क्राइब यानी कि एक सर्कल के अंदर वो मौजूद है, यानी कि स्क्वायर क्या है, इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है किसके अंदर मेरा बेटा, एक सर्कल के अंदर। तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई आपके पास अगर ये एक सर्कल है, और एक सर्कल के अंदर आपके पास एक स्क्वायर आ रहा है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है, क्या नहीं होती, आइए इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरा बेटा, सर्कल का सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, और ये ट्वाइस ऑफ द रेडियस क्या होता है, हमेशा सर्कल का डायमीटर कहलाता है, और यही इस पर्टिकुलर स्क्वायर की लेंथ ऑफ द डायगोनल भी होगी। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्कल के अंदर जो ट्वाइस ऑफ द रेडियस होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा। हर सर्कल के अंदर रेडियस का ट्वाइस डायमीटर ही होता है, मगर चूंकि यहाँ पे एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है, जाहिर सी बात है ये सर्कल का क्या कहलाएगा भाई, ये जो लाइन है, ये लाइन सर्कल का इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है मेरा बच्चा, ये स्क्वायर का जो डायगोनल है बेसिकली वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ दी हमारे पास जो बेसिकली डायमीटर है वो किसके बराबर है, डायमीटर की जो लेंथ आ रही है बेसिकली बराबर आ रही है स्क्वायर के डायगोनल के। ये हमेशा जिंदगी में बात याद रखिएगा, केस बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, किसके बराबर आ रही है, स्क्वायर के डायगोनल के। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो एक स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी भाई, देखिए आपके पास जो एक स्क्वायर की लेंथ होती है ना, हमेशा वो बराबर होगी आर अंडर रूट टू के। किसके बराबर होगी, आर अंडर रूट टू के, क्योंकि आपके पास आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ दी डायगोनल गिवन है। लेंथ ऑफ दी डायगोनल किसकी गिवन है, स्क्वायर की। लेंथ ऑफ दी डायगोनल आपको गिवन है एक पर्टिकुलर स्क्वायर की, और आपको यहां से क्या मिल गया मेरा बच्चा, यहां से आपने सिंपल तरीके से साइड्स की वैल्यू निकाल ली। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कभी भी अगर आपके पास स्क्वायर की जो साइड्स होती है किसके बराबर होती है, पर्टिकुलर आर इंटू रूट टू के बराबर होती है। बेटा स्क्वायर की जो साइड्स होंगी किसके बराबर होगी, आर अंडर रूट टू के। अब आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, सर ये आर अंडर रूट टू के बराबर कैसे आ रही है। मेरा बेटा उसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये आपके पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर के अंदर तमाम साइड्स उनके बराबर होती है, तो कैसा ट्रायंगल होगा, परफेक्ट ट्रायंगल होगा। तो सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने पे जाऊं, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर की लेंथ है वो 2 आ रहा है, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी कि मेरे पास ये एच स्क्वायर बन सके। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो वैल्यूज क्या होंगी भाई, वो वैल्यूज मेरे पास ये आर अंडर रूट टू, आर अंडर रूट टू होंगी। इस तरीके से हमारे पास हमेशा डायगोनल ऑफ जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यूज आ रही होती हैं। ये जो आर अंडर रूट टू आ रहा है ये इस साइड और इस साइड की, यानी कि तमाम साइड्स की लेंथ की वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर है मेरा बच्चा, एक बात तो क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको, क्वेश्चन में आपको सर्कल के एक रेडियस की वैल्यू गिवन है। सर्कल के रेडियस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरा बच्चा, सर्कल का जो रेडियस गिवन है ये आपको गिवन है 2 पाई के बराबर।
सर्कल का रेडियस आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, सिंपली 2 पाई के बराबर। और अगर आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है तो भाई एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरा बेटा? एरिया ऑफ द स्क्वायर की। तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो भाई एरिया ऑफ द स्क्वायर का बेसिकली फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब साइड इंटू साइड का स्क्वायर। तो भाई देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर अंडर रूट टू इंटू आर अंडर रूट टू। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये बन जाएगा आर स्क्वायर टू। क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर टू, क्योंकि एक एक्स की यानी कि वैल्यू क्या आ रही है एक साइड की आर रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर रूट टू यानी कि टू हो जाएगा। सही है ना? अब आपके पास रेडियस आर यानी कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल क्या गिवन है भाई? रेडियस आपके पास, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? ये हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर इंटू टू। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर इंटू टू। किसके बराबर आ जाएगा? 4 टू जार 8 पाई स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा मेरा बेटा? ये आंसर आ जाएगा आपके पास 8 पाई स्क्वायर। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास फाइनली एक क्वेश्चन था जो कि फास्ट साइड पे भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में सॉल्व करवा दिया। काफी सारे बच्चे से परेशान चल रहे थे तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया जाए। बेटा ये क्वेश्चन वेबर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज आपसे कहता है कि भाई dx नेगेटिव का e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव का x और इनटू कह रहा है dy। सही है ना? इक्वल टू के बाद आपसे कहा जा रहा है 0 के बराबर है। तो कहो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा dx यानी कि dx गिवन है भाई, dx गिवन है। सही है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है नेगेटिव वाली इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए मेरा बेटा। क्या बन जाएगा वहां पे जाके बन जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी dx का dx एज इट इज। और ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव की दूसरी तरफ सेंड करवाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? e की पावर x। ये कंप्लीट नेगेटिव वाली टर्म वहां पे जाएगी तो जाहिर सी बात है प्लस में रहेगी टर्म e की पावर नेगेटिव x इंटू डी वाई। सही है ना? क्योंकि नेगेटिव में पूरी टर्म वहां भेजी थी तो इसलिए ये वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर तो प्लस में रहेगी, तो नेगेटिव वाली टर्म आगे पॉजिटिव हो जाएगी। सही है ना? क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे सिंपल तरीके से? अब आपने क्या करना है, ये देखो ये वाली टर्म यहाँ पे dy से डिवाइड हो रही है, क्योंकि x का फंक्शन आ रहा है तो वहां पे जाके इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x इंटू डी एक्स। इक्वल टू के बाद सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? dy बचेगा। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन को फाइनली हम लोग अप्लाई करवा देंगे। तो इंटीग्रेशन जब y पे अप्लाई होगी तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपली y आ जाएगा। इक्वल टू के बाद यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? देखो 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करवाना आपके लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है, आपके लिए बड़ी मुश्किल चीज होगी। कैसे मुश्किल चीज होगी? वो बहुत एक टफ सिचुएशन आ रही है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भाई करने का आसान तरीका क्या है कि मैं अगर किसी तरीके से ऊपर, अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे क्या कर दूं, अगर मैं किसी तरीके से मेरा बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड करवा सकूं, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं सकता मैं, ई की कंप्लीट टर्म को नीचे से ऊपर भी लेके नहीं जा सकता क्योंकि होल टर्म की पावर नेगेटिव 1 है। तो आसान तरीकेकार क्या है, आसान पैटर्न क्या है कि अगर मैं यहाँ से ई की पावर नेगेटिव एक्स को क्या ले लूं, कॉमन ले लूं पहले तो। अगर मैं इस इक्वेशन में से ई की पावर नेगेटिव एक्स को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि मैंने e की पावर नेगेटिव एक्स को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जाहिर सी बात है बच जाएगा अच्छा यहाँ से मैंने कॉमन लिया, इसके बाद नहीं तो ऑब्वियसली e की पावर 2x हो जाएगा इसके पास, तो क्योंकि इसके डिवीजन में भी चला जाएगा। और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये सिंपल तरीके से यहाँ से तो कॉमन ले लिया e की पावर नेगेटिव x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 ही आ जाएगा। सही है ना? अब देखो मैं अगर इस पर्टिकुलर e की पावर नेगेटिव x को पॉजिटिव करना चाहता हूँ, उसको ऊपर से नीचे भेजूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस का 1 और होल डिवीजन में क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू डी एक्स। सही है ना भाई? अब देखो इस e की पावर x को नीचे से सबसे ऊपर साइन करवा देते हैं। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पे क्या बन गया? 1 प्लस e की पावर 2x इंटू डी एक्स। ऑब्वियसली dx होगा, यहाँ पे y नहीं होगा भाई, dx होगा। अब देखो भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आप तमाम लोगों को दिया हुआ है भाई, वन के ऊपर कोई भी पावर हो मेरा बेटा, वन क्या होता है? वन ही रहता है। तो क्या बन जाएगा? वन का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो भाई ये a प्लस बी का आपके पास इंटीग्रेशन में 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है भैया? आपके पास ये बराबर होता है सिंपल तरीके से किसके? 1 डिवाइडेड बाय ए, यानी कि इसको a प्लस एक्स स्क्वायर कह लो। 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय a टेंजन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल टेंजन इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया? कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a, क्योंकि a की वैल्यू पहली 1 है
लिखने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए, यानी कि 1 प्लस के सी के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर था जिसको आपने इजीली सॉल्व कर लेना था। क्लियर है मेरा बेटा? आसान सा क्वेश्चन था, इसे मैंने करके आपको बता दिया। थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर हो सकती है कुछ बच्चों को, मगर ये था बड़ी आसान सा क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्या कहता है, इफ अ सैलरी, if a man has a salary of 25% less than second man यानी कि B, if A's salary is 25% less than B's, क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A's salary is 25% less than B's salary, then how much B's salary is more than A's? If A's salary is 25% less than B's salary, then how much B's salary is more than A's? कैसे सॉल्व करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लो, लेट दी सैलरी ऑफ बी, लेट दी सैलरी ऑफ बी, लेट दी सैलरी ऑफ बी इज 100%। लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें मालूम है कि भाई कि ए की जो सैलरी है ना वो कितनी कम है, बी से 25% कम है ए की सैलरी बी से। तो भाई हमने एज्यूम ये करा है कि लेट सपोज बी की सैलरी 100% है, तो अगर ए की सैलरी बी से 25% कम है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यानी कि रफ एस्टिमेट क्या होगा, 25% अगर मैं 100 से निकाल दूं तो सैलरी ऑफ ए की कितनी होगी, सैलरी ऑफ ए जाहिर सी बात है इसके हिसाब से 75 बनती है ना भाई, इसके हिसाब से सैलरी कितनी बनती है, 75 बनती है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो अगर मैं परसेंटेज में डिफरेंस निकालना चाहूं, तो अगर मैं परसेंटेज के अंदर डिफरेंस निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 100 माइनस का 75, और मल्टीप्लाई में भी क्या करेंगे, यानी कि सिंपल 25% जो लेस है उसको आसान भाषा में लिख लो, यानी कि 25% मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा, है ना भाई? क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा आपके पास ऊपर 2500 डिवाइडेड बाय 75। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 2500 कितने के बराबर होगा, 33% के बराबर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको आसान तरीके से भी कर सकते थे, वैसे मैंने मुश्किल तरीके से कर दिया। 100/75 को पहले सॉल्व कर लो। 100/75 क्या हो जाएगा, 100 को अंदर डाला, 75 को बाहर डाला, 75 वन जार 75, कितना बचा यहाँ पे नीचे, नीचे बच गया 25। सॉल्व नहीं कर सकते आप, सही है ना, कितना बचा 25। नहीं सॉल्व कर सकते तो जाहिर सी बात है क्या लगाएंगे यहाँ पे, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, जीरो आ जाएगा। अब 75 के टेबल में करीब तरीन नंबर जीरो कौन सा होगा, 250 के करीब तरीन नंबर कौन सा होगा, 75 175 75 2 जार 75 3 जार होगा 225, तो 75 3 कर लेते हैं यहाँ पे, 3 करने पे क्या मिलेगा 225 मिलेगा, अगेन नंबर बच रहा होगा, बहरहाल 1.3 आंसर आ जाएगा। 25 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 1.3 के साथ। 25 इंटू 3 क्या होगा 75, 25 इंटू सिंपली 3 करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 नॉट ऑन 75 हो जाएगा, 5 का 5 7 यहाँ पे कैरी, फिर क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 और 7, 25 में 7 का तुम इजाफा कर दो मेरा बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 और 2 32, 32 हो जाएगा, सही है ना भाई, 32 हो जाएगा, एक डेसिमल तकरीबन 32.5, 33.5 तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन बी, व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी, ये क्वेश्चन सिंपल तरीके, व्हाट इज द हाउ मच सैलरी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ए सैलरी इज 25% लेस देन बीज, देन हाउ मच बी सैलरी इज मोर देन ए। तो लेट सपोज तुमने अज्यूम कर लिया कि भाई सैलरी ऑफ बी आ रही है 100, सैलरी ऑफ ए कितनी होगी मेरा बेटा 75, तो इसके हिसाब से परसेंटेज में डिफरेंस कैसे निकालोगे, परसेंटेज में डिफरेंस ऐसे निकालोगे कि तुमने कहा कि भाई जितना डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज के अंदर, कितना आ रहा था 25 का आ रहा है, 100 में से 75 निकाल तो कितना है 25 है, और 100 डिवाइडेड बाय 75 कर दिया। क्लियर है भाई, तुम्हारे पास पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा जो उसका डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज का, जो कि 32.5 33 के करीब तरीन होगा, 33% यानी कि ज्यादा है बी की सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत से पेपर्स के अंदर पूछा गया है बीफास्ट के। रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इफ अ कार ट्रेवल 68 माइल पर आवर हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 10 आवर्स एंड 56 मिनट्स। अच्छा भाई, ये बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले आपने एक बेसिक काम करना है, आपने इस बात को आइडेंटिफाई कर लेना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 68 माइल्स पर आवर के ऊपर, एक कार कितना ट्रेवल कर रही है 68 माइल्स पर आवर के ऊपर, सही है ना भाई। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार ट्रेवल करती है 68 माइल्स पर आवर के ऊपर, तो बताओ वही कार 10 पर्टिकुलर घंटे और 56 मिनट्स के कितना ट्रेवल करेगी, यानी कि वही कार 10 आवर्स एंड 56 मिनट्स के ऊपर कितना कवर अप करेगी। तो सबसे पहले आप फिगर आउट कर लो कि यार ये माइल्स के ऊपर कितने
मिनट्स के अंदर 1 माइल कवर अप हो रहा है। यानी कि आपको जो फिगर दी हुई है कितने की दी हुई है, 68 माइल्स पर आवर की गिवन है कि एक कार 68 माइल्स पर आवर कवर अप कर रही है। ओके, सो भाई अगर मैं इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी मेजर करना चाहूं, कैसे करूंगा? कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसकी पर मिनट की वेलोसिटी क्या आ रही है, तो पर मिनट निकालने के लिए क्या करूंगा, 68 को सिंपली डिवाइड करवा देता हूँ 60 से। तो 68 को जब मैं 60 से डिवाइड करवाऊंगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। रफ एस्टिमेट के ऊपर लेट सपोज 1.13 या 1.12 आ रहा है, 1.13 आ रहा है, तो ये 1.13 किलो जो माइल्स पर मिनट आ रहा है, ये 1.13 क्या आ गया मेरे पास, माइल्स पर मिनट आ गया। तो मुझे पता चल गया कि यार मेरे पास 1 मिनट के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। हमें क्या पता चल गया कि भाई हमारे पास ये एक पर्टिकुलर मिनट के ऊपर कितना माइल कवर कर रहा है, 1.13 कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 10 आवर्स एंड 56 मिनट्स पे कितना डिस्टेंस कवर अप होगा। तो भाई इसको भी कवर अप कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, 10 घंटे और 56 मिनट्स के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर होगा। 10 घंटे की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मुझे 10 घंटों से मिनट में जाना है तो 10 घंटों से मिनट में कैसे जाएंगे भैया, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 10 को सिंपल तरीके से 60 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 10 into 60 हो जाएगा। क्या बन जाएगा 10 into 60, 600 मिनट्स हो गए। तो 600 प्लस का 56 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 656 मिनट्स। यानी कि हमें कैलकुलेट बेसिकली ये करना है कि एक कार 68 माइल पर आवर के ऊपर जा रही है, वो 10 घंटे और 56 मिनट्स के ऊपर कितना ट्रेवल करेगी। करने का आसान तरीका हमने क्या करा, हमने तमाम की तमाम कैलकुलेशन मिनट्स में लेकर आ गए। अब मुझे 1 मिनट का टाइम मालूम है कि 1.13 है 1 मिनट का, तो सिंपल तरीके से मैं 656 मिनट्स जो है इसको 1.13 से क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 6 3 18 का 8 और 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 और 1, 6 3 18 और 1 19। अगेन क्रॉस का क्रॉस आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 एंड 6, और नीचे क्या आ जाएगा एक क्रॉस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 5 एंड 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मेरा बेटा जल्दी से। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8 का 8, 6 और 6 12 का 2 और 1, तो ये क्या बन जाएगा 10 15, 10 और 15 और 6 21 का 1 और 2। सही है ना भाई, तो ये क्या हो गया 3 और 6 9, 9 और 5 आपके पास सिंपल तरीके से 14 का 4 और 1, 6 और 1 7। अराउंड जो आपका ये आंसर है 2 डिजिट पहले आ रहा है, डेसिमल भी है, 2 डिजिट पहले डेसिमल भी है, तो इसको भी देख लीजिएगा। क्या बन गया 741.28। यानी कि आपकी जो कार ट्रेवल करेगी 656 मिनट्स के अंदर, यानी कि 10 घंटे और 56 मिनट्स के अंदर, कितनी होगी 741.28 माइल्स ट्रेवल कर रही होगी। तो ये इसका पर्टिकुलर आंसर होगा। मेरे नहीं ख्याल में इसमें किसी बच्चे को मसला होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपने 1.13 को किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 656 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा 741 743 के लगभग का आंसर आ रहा होगा। चेक कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन को भंडा मार दिया, आई गेस 743 ना आ रहा हो, जो इसको ऑप्शंस में गिवन था, बट बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने आई होप सही कैलकुलेशन करी है, बट थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा भाई। अब पढ़ाते पढ़ाते जो है ना दिमाग खराब हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल तरीके से आपसे कहता है कि भाई एवरेज मंथली इनकम एक पर्सन की, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज ₹1000। क्वेश्चन साथ जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज ₹1000। यानी कि 1000 रुपीज एक बंदे की एवरेज मंथली इनकम है जिसकी 5 बंदों की फैमिली है। यानी कि भाई आपके अम्मा अब्बा की अगर 5 बच्चों की फैमिली है तो भाई, और आपके फादर की अगर मंथली इनकम 1000 रुपए हो सिर्फ, what will be the monthly average income of one person in the same family if the income of one person increase by 12,000 per year। क्वेश्चन समझेगा दोबारा से। क्या कह रहे हैं, the average monthly income of a person in a certain family of 5 members is ₹1000। what will be a monthly average income of one person, what will be a monthly average income of one person in the same family if the income of one person increases by 12,000 per year। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप पहले तरीके से पहले उतार लीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है मेरा बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है कितनी, जो पर ईयरली इंक्रीज आ रहा है, सॉरी सैलरी जो इंक्रीज हो रही है ईयरली वो कितनी हो रही है 12,000 रुपीज हो रही है। यानी कि जो सैलरी इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है मेरा बेटा, 12,000 ईयरली हो रही है। अच्छा, तो अगर मुझे एक मंथ का ईयरली इंक्रीज निकालना है, हमें क्या निकालना है, अगर एक मंथ का ईयरली इंक्रीज, तो भाई देखो मंथली सैलरी उसने क्या बताई कि अगर पर ईयर का इंक्रीज आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मंथली सैलरी निकालनी है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, यानी कि सैलरी इंक्रीज तो 12,000 हुई है और मंथली निकालनी है, तो भाई मंथली कैसे निकालेंगे, 12,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 महीने होते हैं साल के अंदर, तो एक साल की सैलरी कितनी आ गई मेरे पास, 1,000 रुपए आ गई। सही है। अब अगर मुझे एवरेज इंक्रीज देखना है,
कि भाई एक बंदे का एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है लास्ट के अंदर, व्हाट विल बी अ मंथली एवरेज इनकम, यानी कि उस फैमिली के अंदर जो 5 बंदे रहते हैं उनका मंथली एवरेज क्या होगा एक बंदे का। ये बात समझिएगा भाई, क्या होगा उसको चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर मुझे एवरेज इंक्रीज देखना है तो देखो 1000 रुपए बाप कमाता है पूरे महीने के, तो 5 लोगों पे अगर मैं डिवाइड कर दूं उस फैमिली के, तो एक बंदे का कितना हिस्सा है, 200 रुपया एक तरीके से। तो नेट एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से नेट एवरेज जो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा होगा 12,000 का, है ना भाई, 1200 का, सॉरी। नेट एवरेज कितने का इंक्रीज हो रहा होगा, 1000 प्लस के 200 का, क्योंकि नेट एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा होगा, 1000 प्लस के 200 का, तो कितना होगा मेरा बेटा, 1200 का होगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दोबारा समझिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है आपसे कि भाई देखिए, आपके पास सिंपल तरीके से एक एवरेज मंथली इनकम गिवन है एक पर्सन की, सर्टेन फैमिली मेंबर्स की 1000 रुपए, यानी कि आपके पास एक पर्टिकुलर जो एवरेज मंथली इनकम गिवन है एक पर्सन की जिसके 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, वो 1000 रुपए है। व्हाट विल बी अ मंथली एवरेज इनकम of one person in the same family if the income of one person is increased by 12,000। तो भाई जाहिर सी बात है, इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। सबसे पहले आपने देखा कि भाई आपकी जो ईयरली इंक्रीज कितना हुआ इनकम में, 12,000 का कह रहा है। मंथली इनकम क्या बनेगी 12,000 के हिसाब से, जाहिर से 12 महीने होते हैं, एक महीने की 1000 रुपए बनेगी, वही बात जो स्टार्टिंग में कह रहा था। आगे कहते हैं मुझे एक बंदे एवरेज निकालना है, तो एक बंदे का एवरेज क्या होगा, 200 रुपया होगा, 1000 को 5 से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको ये चेक करना है कि मंथली एवरेज इनकम एक बंदे की सेम फैमिली में के अंदर कितनी इंक्रीज हो रही है, तो भाई जाहिर सी बात है नेट एवरेज कैसे निकालोगे, 1000 रुपए मंथली इनकम है और जो एवरेज बंदे में मिल रहे हो कितने में मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 1200 रुपए होगा मेरा बच्चा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर आ रहा है।